अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाज़ेब खानज़ादा। पाकिस्तान के लिए कर डालो, इस बार कर डालो, आखिरी मौका है। उसकी ट्रांसमिशन के साथ एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर हैं। जब हमने ये ट्रांसमिशन का सिलसिला शुरू किया उस वक्त ज़ाहिर है पाकिस्तान की इकॉनमी स्ट्रगल कर रही थी और समझ में नहीं आ रहा था पाकिस्तान कहीं डिफ़ॉल्ट तो नहीं कर जाएगा, डिफ़ॉल्ट करेगा नहीं करेगा, IMF का प्रोग्राम मिलेगा नहीं मिलेगा। IMF का प्रोग्राम मिला, पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आई। इस वक्त जो मुआशी इशारिये हैं वो कम अज़ कम इस्तेहकाम की हद तक दुरुस्त नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान के रिजर्व्स बिल्डअप हुए हैं, स्टेट बैंक ने मार्केट से बाय किए हैं और जिसकी वजह से क्योंकि हमारे बैरूनी इन्फ्लोज इतने अच्छे नहीं हैं जितने हमें कर्ज मिलना चाहिए था, टारगेट के मुताबिक नहीं मिला। उसके बावजूद क्योंकि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स अच्छी रही, रेमिटेंसीज अच्छी रही, स्टेट बैंक ने मार्केट से करेंसी बाय की और हमने लोन भी रीपे किए हैं। हमारे रिजर्व्स भी तकरीबन 12 अरब डॉलर्स के पास पहुंचे हैं। जून तक 13 अरब डॉलर्स का टारगेट है। IMF का प्रोग्राम भी है, इंस्टॉलमेंट्स भी पाकिस्तान को मिली। अब अगला रिव्यू होगा। नाउ हम एक दफ़ा फिर उस जगह पर आकर खड़े हो गए हैं जहां स्टेबिलिटी आती है और डिबेट ये होती है कि हमें ग्रोथ की तरफ जाना चाहिए या फिर इस्तेहकाम को आगे बढ़ाना चाहिए। अगर ग्रोथ की तरफ जाना चाहिए तो वो किस किस्म की ग्रोथ होनी चाहिए। माजी में अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि जैसे स्टेबिलिटी आई तो ये डिबेट तो हुई नहीं कि हम ग्रोथ की तरफ जाएं ना जाएं। पॉलिटिकल कंपल्जन्स थी। 2017 में ना सिर्फ पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी थी बल्कि इलेक्शन आ रहा था तो जो हुआ आपने देखा। फिर 2022 में पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी थी, हुकूमत अपने आप को जाता हुआ देख रही थी। फिर जो हुआ आपने देखा कि ग्रोथ आई दोनों वक्त में, मगर बहुत ज़्यादा बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट लेके आई जिससे मुल्क डिफ़ॉल्ट के करीब चला गया और हम IMF के दरवाजे पर चले गए। अब दोबारा हमें क्या ग्रोथ की तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए तो किस तरीके से जाना चाहिए? क्योंकि इस वक्त जो मुआशी इशारे हैं वो इस्तेहकाम तो दिखा रहे हैं मगर GDP के नंबर्स अच्छे नहीं हैं। पहले क्वार्टर में हम 1% से भी नहीं ग्रो कर पाए हैं जिसकी वजह से इस साल का जो ग्रोथ टारगेट है उसके ऊपर सवालात उठ रहे हैं। आगे बढ़ें तो क्या रियल इस्टेट के ज़रिए बढ़ें? क्योंकि एक दफ़ा फिर बातें आ रही हैं कि रियल इस्टेट में जो बाइंग होती है उसके ऊपर जो टैक्सेस हैं वो कम किए जाएं, जो डिक्लेयर करना होता है वो 1 करोड़ से 5 करोड़ तक के लिए ना डिक्लेयर किया जाए। मुख्तलिफ प्रपोजल सामने आ रहे हैं। कैसे हमें यहाँ से आगे बढ़ना चाहिए कि हम दोबारा वहाँ ना खड़े हों जहाँ पहले खड़े थे? इस पर बात करने के लिए चेयरमैन FBR राशिद महमूद अंग्रियाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के नामवर बिजनेसमैन का हमारे साथ पैनल मौजूद है। मोहम्मद अली तब्बा साहब, आप चीफ एग्जीक्यूटिव हैं लकी सीमेंट के, आपका बहुत शुक्रिया। आरिफ हबीब साहब चेयरमैन है आरिफ हबीब ग्रुप के, आपका बहुत शुक्रिया। एहसान मलिक साहब CEO पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल, बहुत शुक्रिया आपका भी। मोहम्मद सुहेल साहब CEO टॉप लाइन सिक्योरिटीज़, मोहम्मद सुहेल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। राशिद महमूद अंग्रियाल साहब चेयरमैन FBR, हम आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ज़ाहिर है FBR की इकॉनमी पे भी नज़र होती है, FBR के अपने टारगेट्स मीट होंगे नहीं होंगे, उसमें इंपोर्ट्स का बड़ा किरदार होता है और इंपोर्ट्स का ओवरऑल इकॉनमी पे बड़ा किरदार होता है। अब जब आप खुद इकॉनमी को देख रहे हैं, आपके ख्याल में अगर पाकिस्तान को यहाँ से इस्तेहकाम से आगे बढ़ते हुए एक्सपेंशन की तरफ जाना चाहिए, ग्रोथ को प्रायोरिटाइज करना चाहिए जिसमें दोबारा एक पॉसिबिलिटी है कि हम वहीं खड़े हों जहाँ से अब से 2-3 साल पहले खड़े थे कि करंट अकाउंट का बहुत बड़ा खसारा खड़ा हो? बहुत शुक्रिया शाहजेब साहब। बुनियादी देखिए बात यह है कि ये तो हमारा यूजुअल साइकिल है और हम सब इससे फेमिलियर हैं। जो पहले से इस दफ़ा फ़र्क है वो ये है कि लोगों को बहुत एहसास है इस बात का कि जो ग्रोथ का प्रेशर है उसको अगर सही तरह कैलिब्रेट ना किया गया तो वो ख़राबी जन्म ले सकती है। और ये डिसीजन मेकर्स में भी है, पब्लिक डिबेट में भी है। ये जो आज आप प्रोग्राम कर रहे हैं और जो सवाल कर रहे हैं ये इस बात की एविडेंस है कि हमारे यहाँ इस बात की अब अंडरस्टैंडिंग माशरे में मौजूद है कि हमें ग्रोथ में जाते हुए एहतियात से काम लेना है। ऐसा नहीं कि अब क्योंकि स्टेबिलिटी आ गई है, पॉलिसी रेट नीचे आ गया है तो हम फौरी तौर पर ग्रोथ के किसी मेजर जंप की तरफ जाएं। हमें आहिस्ता आहिस्ता कैलिब्रेट करके जाना है। अगर हम वो ना गए, जिस बात का ज़ाहिर है प्रेशर होता है जब स्टेबिलिटी भी आप 2-3 साल चलते हैं तो उसके नतीजे में जो हाउस होल्ड इनकम्स हैं मुतासर होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसको अगर हमने सही तरह कैलिब्रेट कर लिया तो फिर हम रिपीट नहीं करेंगे। ये जो अगला साल है इस फरवरी से लेके अगले फरवरी तक, मैं ये समझता हूँ इन एकेडमिक बैकग्राउंड कि इसमें जो हम डिसीजन मेकिंग करेंगे वो बहुत क्रूशियल होगी ये तय करने में कि हम प्रीवियस ट्रेजेक्ट्री पे चलेंगे या हम नई ट्रेजेक्ट्री पे चलेंगे। अभी तक जो मुझे ये लग रहा है डिसीजन मेकर्स का भी, जब मैं बिजनेस काउंसिल के लोगों से मिलता हूँ, बाकी लोगों से मिलता हूँ, तो ये सब जगह एहसास मौजूद है
इवन जो लोग बैंकर्स हैं उनमें भी एहसास मौजूद है, रेगुलेटर्स में भी मौजूद है कि हमें इसमें एहतियात से चलने की ज़रूरत है। और मेरा अपना यह ख्याल है कि गवर्नमेंट की साइड पे भी, कैबिनेट लेवल पे, हमारे जो बाकी टेक्निकल सर्कल्स हैं उस सब में भी ये एहसास मौजूद है। तो अल्लाह ना करे कि लंगरियाल साहब जरा अब जो इंफॉर्मेशन सामने आ रही है लंगरियाल साहब, उसमें यह है कि गवर्नमेंट में एक दफ़ा फिर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। कुछ का ख्याल है कि हमें यहाँ पर ग्रोथ की तरफ जाना चाहिए, जबकि कुछ का ख्याल है कि हमें स्टेबिलिटी की तरफ रहना चाहिए। ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और फाइनेंस मिनिस्टर के दरमियान भी हो सकता है। मैं आपकी राय जानना चाह रहा हूँ, आपका क्या ख्याल है? आपने इकोनॉमी देखी है, ज़ाहिर एफबीआर का बराह रास्त ताल्लुक है अपनी कलेक्शन में इकोनॉमी से, कि किस किस ग्रोथ होगी आपकी कलेक्शन बढ़ेगी, इंपोर्ट रिलेटेड ग्रोथ होगी तो भी आपकी कलेक्शन बढ़ेगी। आप क्या समझते हैं क्या होना चाहिए? मेरा ख्याल है इस पे कहीं इख्तलाफ नहीं है कि ग्रोथ की तरफ नहीं जाना, ये कोई नहीं कह रहा। जो कह रहे हैं वो ये है कि ग्रोथ की तरफ जाते हुए उसकी रफ्तार क्या रखनी है। अभी अगर आज आप कहें कि हमने ग्रोथ का एक पर्टिकुलर वेरी हाई टारगेट रखना है, वो बहुत आसान काम है गवर्नमेंट के लिए करना, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस माशरे के लिए ठीक नहीं। आप देखें ना, जब इतने हम हाई इन्फ्लेशन रेट के दौर से गुजर रहे थे, तो आज जो आर्गूमेंट है कि जी गरीब लोगों तक फ़ायदा नहीं पहुंचा, गरीब लोगों को बहुत बड़ा फ़ायदा पहुंचा है। जब इन्फ्लेशन कंट्रोल में होती है तो आप वो जो 30% की परचेजिंग पावर हाई इन्फ्लेशन पे हम ट्रांसफ़र कर रहे थे गरीब लोगों से, वो ट्रांसफ़र नहीं कर रहे। तो वो गरीब लोगों को फ़ायदा स्टेबिलिटी का भी होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ग्रोथ को बिल्कुल रोक देना है, ग्रोथ को लेके चलना है। आई थिंक इस पे सिर्फ कोलैबोरेशन के ऊपर क्वेश्चन है, उसके ऊपर ये क्वेश्चन नहीं है कि ग्रोथ की तरफ नहीं जाना। बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिसमें उसकी गुंजाइश मौजूद है और उधर बिल्कुल जाना चाहिए। और लंगरियाल साहब, जब आपने कहा कि जो गरीब लोगों को फ़ायदा पहुंचा है, मेरा ख्याल इसको ये कह लेते हैं कि गरीब लोगों का जितनी तेज़ी से नुकसान हो रहा था उतनी तेज़ी से नुकसान होना बंद हो गया है, क्योंकि ना तो उनकी इनकम उस तरीके से बढ़ी है, इन्फ्लेशन का इंपैक्ट पहले ही पिछले 3 साल में बहुत ज्यादा है, तो उनका नुकसान की रफ्तार उनको स्लो हो गई है। जी आप दुरुस्त कह रहे हैं कि वो परचेजिंग पावर जो ट्रांसफर, देखिए इन्फ्लेशन इज एन इन्फ्लेशन टैक्स एक्चुअली। तो आप इन्फ्लेशन टैक्स लेना बंद कर दिया, तो जो पहले 2-3 साल आप उनसे मुसलसल उनकी परचेजिंग पावर को हाफ कर रहे थे वो नहीं कर रहे ना। अगर हम दोबारा खुदा न खास्ता कभी उस साइकिल में जाएं तो वो इन्फ्लेशन टैक्स उन्हें दोबारा फेस करना पड़ेगा। आपके पास बहुत मायानोज लोग बैठे हैं, ये सब इनकी इस बात की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। तो ये बिल्कुल है, लेकिन आप ग्रोथ मुख्तलिफ सेक्टर्स में, अगर आप जनवरी के नंबर्स देखें तो आपको बहुत सारे सेक्टर्स में अब उसके साइंस नजर आने शुरू हो गए। मशीनरी इंपोर्ट्स के नंबर देखें तो आपको साइन देखिए, ये अर्ली साइंस है, ये एक्चुअल ग्रोथ नहीं है, ये आपके प्रीकर्सर्स हैं, तो वो आने शुरू हो गए हैं। तो इसी की तरह इसको हमें, वी हैव टू रिमेन स्टेडफास्ट, वी हैव टू स्टे द कोर्स, और कोर्स वही है, वो हमें बड़ा अच्छी तरह पता है कि क्या है। अली तैयब साहब, ज़ाहिर मुझे अच्छी तरह याद है, आपने काफ़ी दफ़ा ये बात कही कि 2 सालों ने हमें बहुत नुकसान पहुंचाया है। हमारे पास कोई 30 अरब डॉलर्स के हमने रिजर्व ज़ाया कर दिए 2017 में, और फिर 2022 में ऐसा ना करते तो हम बेहतर मुल्क होते इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। अब आप एक ऐसे बिजनेस ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं जिसका मुख्तलिफ एरिया से ताल्लुक़ है, सीमेंट से है, पावर से है, केमिकल से है, आप टेक्सटाइल से भी आप वाबस्ता हैं, ऑटोमोबाइल से भी वाबस्ता हैं, तो ओवरऑल पूरी इकोनॉमी पे आपकी नज़र है। पाकिस्तान का लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग नवंबर तक नेगेटिव हमें नज़र आ रहा है, और कंसेक्यूटिव मुख्तलिफ सालों में हमने उसकी नेगेटिव ग्रोथ देखी है। ओवरऑल फर्स्ट क्वार्टर की पाकिस्तान की ग्रोथ बहुत बुरी हमें नज़र आई है। आपको लगता है एट दिस पॉइंट हमें ग्रोथ की तरफ जाना चाहिए अग्रेसिवली? क्या करना चाहिए अभी जबकि स्टेबिलिटी आ गई? थैंक यू शाहज़ेब। मेरे ख्याल में हमें, जिस तरह लंगरियाल साहब ने बताया, कि बड़ा केयरफुली हमें एवेल्यूएट करना होगा कि ग्रोथ तो चाहिए हमें, लेकिन किस रफ्तार से हमें ग्रोथ चाहिए। अगर पिछली गलतियाँ हमने दोबारा से दोहराई तो मुल्क और पीछे चला जाएगा, आगे नहीं जाएगा। तो इससे अच्छा ये कि हम स्लोली और ग्रेजुअली ग्रोथ की तरफ जाएं, और उस ग्रोथ की तरफ जाएं जो इंक्लूसिव हो और जो सस्टेनेबल हो। कहने का मकसद ये है कि अगर हमारी इंपोर्ट दोबारा से 6-7 बिलियन डॉलर पे चले जाती है और हम रफ्तार अपनी ग्रोथ की 6% पे ले जाते हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है। वो 6 महीने बाद दोबारा से आपको उसको स्लो डाउन करके, करेंसी डीवैल्यू करके, अपने आप को श्रिंक करके उसको ठीक करना होगा। तो वो गलतियाँ तो आई थिंक मेरे ख्याल में पाकिस्तान को हिस्टोरिकली कभी भी रिपीट नहीं करनी चाहिए। जो गलती हम माजी में कर चुके हैं, अगर उसको हम दोबारा दोहराते जाएंगे तो मुल्क गरीब होता जाएगा, आवाम जो है वो पॉवर्टी लाइन के नीचे और बढ़ती जाएगी, और जो अफोर्डेबिलिटी है वो इरोड होती जाएगी। अगर एक चीज़ पाकिस्तान में आज से 3 साल पहले अगर 50 रुपए की थी तो आज वो 100 रुपए की चीज़ हो गई है। तो महंगाई की पहले जो रफ्तार थी वो 20-25% थी, अब रफ्तार थोड़ी कम हो गई, बिकॉज बेस बहुत बड़ा हो गया ना।
आपकी जो पिछले 2 सालों में जो इन्फ्लेशन रही है, उसके बाद भी अगर आपकी इन्फ्लेशन 3-4% है, वो हाई है। वो इन्फ्लेशन मेरे ख्याल में 2-2.5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो हमें सप्लाई साइड को भी देखना होगा कि क्या सप्लाई कंस्ट्रेंट्स हैं जिसकी वजह से आपकी कीमतें वो बढ़ रही हैं, या इसमें कोई और इश्यूज़ भी हैं। तो उसको भी हमें एवेल्यूएट करने की ज़रूरत है कि खाने पीने की अशियाँ जो ख़ास तौर पे जो मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन कंज्यूम कर रही होती है, उसको भी हमें देखना है कि इसकी सप्लाई में क्या कंस्ट्रेंट्स हैं, ताकि वो प्राइसेस की जो रफ्तार है उसको जितना हम मिनिमम रखेंगे उतनी अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, एग्रीकल्चर में ग्रोथ आएगी। और हमें जो आगे वक्तों में जो ग्रोथ लानी है वो लानी इंडिजिनियस ग्रोथ लानी है, हमें इम्पोर्ट बेस्ड ग्रोथ नहीं लानी, और ना हम अफोर्ड कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ पाकिस्तान में पिछले साल से मुकाबले में इस साल एक्सपोर्ट में भी बेहतरी आई है। तकरीबन $2.3 बिलियन पर मंथ पे हम पहुंच गए। रेमिटेंस आपकी तकरीबन $3 बिलियन पे पहुंच गई है। तो जो इन्फ्लो है वो $6 बिलियन है हमारा, जो रेमिटेंस और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स है, सर्विसेज में शामिल नहीं है। तो हम उतना ही इंपोर्ट अफोर्ड कर सकते हैं, उसके ऊपर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। बिकॉज पैसा पाकिस्तान को लेने के लिए जो फिर आपको इक़दाम करने होते हैं, जो फैसले करने होते हैं, वो आवाम के लिए बड़े मुश्किल होते हैं। और उस फैसले से बचने के लिए अच्छा यही है कि हम अपनी ग्रोथ को कंटेन रखें और उसी ग्रोथ की तरफ जाएं जो कि पाकिस्तान के लिए अफोर्डेबल हो। अब सवाल ये होता है कि पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे हमारी इंडस्ट्री एग्जिस्ट करती है, लेकिन बहुत छोटे पैमाने पर करती है या नहीं करती है। उस तरफ हमें अब ध्यान और तवज्जो देने की ज़रूरत है। मैं आपको जैसे शिपिंग है, पाकिस्तान में कोई बड़ी शिपिंग लाइंस तो है ही नहीं, सारी की सारी फ़ॉरेन ओन्ड हैं, जो आती हैं पाकिस्तान से कार्गो ले जाती हैं, डॉलर आउटफ्लो आपका होता है। पाकिस्तान में शिपिंग इंडस्ट्री इस्टेब्लिश ही नहीं हो रही है, और उसकी जो वजूहत हैं वो मेरे ख्याल में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टैक्सेशन पे आते हैं कि पाकिस्तान का जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो इतना हाई है और इतना कम्बरसम है कि लोग कहते हैं कि यार हम शिपिंग कंपनी पाकिस्तान के बजाय हम कहीं ऑफशोर बना लें और वो जहाज़ ख़रीद के हम पाकिस्तान से फ्रेट लेके कर सकते हैं। तो क्यों ना ये चीज़ पाकिस्तान में इस्टेब्लिश की जाए, क्यों ना पाकिस्तान में रजिस्टर हो। और पाकिस्तान में इसलिए रजिस्टर नहीं होती कि आप जहाज़ ख़रीदते हैं शिपिंग, तो आपको सेल टैक्स देना पड़ता है फ्रंट, फिर उसकी जो आपकी जो कॉर्पोरेट टैक्सेशन है और जो ओवरऑल टैक्सेशन पाकिस्तान के अंदर जो तकरीबन 29 प्लस 10% आपको सुपर टैक्स, WWF WPP मिला के 46% तो सिर्फ वो टैक्स है। फिर डिविडेंड टैक्स और इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स वो अलग है, तो वो मिलाए वो तकरीबन 60% में चला जाता है। तो इतनी हाई टैक्सेशन में आप नए सेक्टर को अट्रैक्ट ही नहीं कर सकते। एविएशन मतलब गवर्नमेंट बड़ी कोशिश करी है PI की प्राइवेटाइजेशन में, क्यों इंटरेस्ट नहीं आ रहा। टैक्सेशन एक वजह तो ये कि टैक्सेशन बहुत हाई है। जितने जो आपके प्राइवेट एयरलाइंस हैं उनकी क्या कैपेसिटी, 4 जहाज़ 5 जहाज़ 6 जहाज़, तो इसका मतलब ये कि इतनी अंडर यूटिलाइज एविएशन इंडस्ट्री है पाकिस्तान के अंदर। और आप देखें कि जो भी हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, चाहे आप दुबई चले जाएं, आप थाईलैंड चले जाएं, उन्होंने सारे अपने एविएशन के थ्रू जो है ना अपने मुल्कों को उन्होंने डेवलप किया है। टूरिस्ट लेकर आए, लोगों की आमद रफ्त रही है, ट्रांसिट पैसेंजर्स रहे हैं, रेवेन्यू आता है। तो ये अब हमें सोचने की ज़रूरत है कि क्या हम वही पुराने सेक्टर्स में फंसे रहें, रियल स्टेट, सीमेंट, टेक्सटाइल, या हम कोई नए एरियाज़ को भी डेवलप करें, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें। डेटा सेंटर है, IT की इतनी सारी आपकी जो सर्विसेज हैं, जो एफिलिएटेड सर्विसेज हैं, उनको हम डेवलप करें, ताकि उससे आपकी एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी, आपका सर्विस एक्सपोर्ट में भी इजाफा होगा। तो बहुत सारे काम करने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जो माइंडसेट है, जो थाट प्रोसेस है, वो बहुत ही अभी नैरो फोकस्ड है। हमारे बिजनेसमैन बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में काम करने के आदी हैं। हमें रिस्क एपेटाइट हमारा बिल्कुल ही ज़ीरो हो चुका है। हमें वो काम करना है जिसमें लगता है कि यार फिक्स रिटर्न है, वो एसेट या वो इंडस्ट्री जिसमें रिस्क है, जिसमें हमें लगता है कि बहुत मेहनत करनी है, वो इंडस्ट्री की तरफ बिजनेसमैन जाने से घबराता है और डरता है। तो इजी वे आउट क्या है, आप रियल इस्टेट डेवलप कर लें, आप कोई और इंडस्ट्री लगा लें, आप और कोई काम कर लें जिसमें आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई वरात मिल जाए, सब्सिडी मिल जाए, कोई टैक्स ब्रेक थ्रू मिल जाए। तो इस तरीके से मुल्क तरक्की नहीं करते। मुल्क को तरक्की करने के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म देना है, आपको एक बेस देना है, और जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस और जो ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस है उस पर काम करने की ज़रूरत है। मैं तो नहीं देख रहा कि इतनी स्टेबिलिटी आने के बाद इस्लामाबाद में इस तरह की कोई डिस्कशन हो रही हो कि बिजनेसमैन को कैसे फैसिलिटेट किया जाए, इनके तकलीफ जो प्रॉब्लम्स हैं ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस, उसको कैसे रिड्यूस किया जाए। जो हमारे 2 बड़े मेजर प्रॉब्लम्स हैं, एनर्जी की और टैक्सेशन को, उसको कैसे दोबारा से बैठ के स्टडी किया जाए।
तो ये बहुत सारे पहलू हैं शाहजेब, जो आई थिंक अब ये वक्त आ गया कि हम इसको बहुत डिटेल में एनालाइज करें और नए सेक्टर्स को जो है ना वो लेकर आएँ, और जो ग्रोथ है वो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ होनी चाहिए, या वो ग्रोथ होनी चाहिए जो मैंने पहले आपको बताया जिसमें लोकल आपकी जो इनपुट है, जो लोकल आपकी जो इंडिजिनस रिसोर्सेज हैं उसको आप डेवलप करें और उससे ग्रोथ अचीव करें। लंगड़ियाल साहब, क्योंकि जरा दो फैक्टर्स जो कहे जाते हैं पाकिस्तान की इंडस्ट्री ग्रोथ के हवाले से, एक तो हाई टैक्सेशन है, एक एनर्जी टैक्सेशन आपका डोमेन है। जो पॉइंट्स रेस किए हैं तबा साहब ने, वो ये भी मान रहे हैं कि पाकिस्तान का बिजनेसमैन खुद एक बड़े कंफर्ट जोन में चला गया है, मगर उसे उस कंफर्ट जोन से निकाल कर एक इन्वेस्टमेंट इस तरह हो कि वो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी करे और एक्सपोर्टेबल सरप्लस भी क्रिएट हो। उसके लिए जो पॉलिसी प्रॉब्लम है उसमें टैक्सेशन आपके डोमेन में लाया करता है, क्या कहिएगा? देखिए, एक तो पहली बात यह कि तबा साहब की एक बात दुरुस्त है कि हमारे जो टैक्सेशन स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस की ज़रूरत है। जैसा कि आपके इल्म में है कि हमारा कॉर्पोरेट टैक्स रेट स्लाइटली हायर साइड पे, इंडिया में 30%, हम 39% तक चले जाते हैं। इसी तरह आपके इंपोर्ट स्टेज टैक्सेस जो हैं वो एज ए रेशियो ऑफ द टोटल टैक्सेस हायर हैं, हम रफली 32% के ऊपर हैं जब हम टोटल रेवेन्यू को देखते हैं लास्ट ईयर के। ये बात दुरुस्त है। सैलरीज के ऊपर एक ख़ास लेवल से ऊपर वो भी एक्सेसिव टैक्सेशन है। ऐसा नहीं है कि इस बात की रियलाइजेशन नहीं है या इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। हम एक इस वक्त बाइंड के अंदर है। वो बाइंड ये है कि जहां जिन लोगों ने, जो वेल ऑफ लोग हैं जिन्हें दुरुस्त टैक्स पे करना चाहिए वो नहीं कर रहे। मैंने एक आध दफ़ा पहले भी बात की है कि आपके जो टॉप 5% हाउस होल्ड्स हैं जिनकी इनकम टॉप 5% में फाल करती है, वो इनकम से टैक्स की साइड पे 1.5 ट्रिलियन से 1.7 ट्रिलियन का टैक्स गैप मौजूद है। वहाँ पे आपका सेल्स टैक्स में भी टैक्स गैप मौजूद है, और तबा साहब को इसका बहुत अच्छी तरह इल्म है कि वो सेल्स टैक्स की जो सेल्फ डिक्लेरेशन रिजीम है उसको कैसे मिसयूज़ किया जाता है। ही इज़ वेरी नॉलेजेबल अबाउट दैट। उसके इश्यूज़ है, उस सब पे काम हो रहा है। सो इसकी वजूहात क्या है? वजूहात ये है कि हमने FBR के अंदर कैपेसिटी नहीं डेवलप की सही जगह से टैक्स लेने की और सही तरीके से टैक्स लेने की ओवर मैनी ईयर्स। को ये कि एक गवर्नमेंट, 2 या 3 गवर्नमेंट का इशू नहीं है। 2008 और 2024 की अगर आप टैक्स GDP रेशो रहे तो यू स्टैंड एट द सेम। एक्चुअली इफ यू डू द एडजस्टमेंट फॉर इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ, योर एग्जैक्ट नॉमिनल जो आपकी टोटल टैक्स कलेक्शन इट सेम बिटवीन 2008 एंड 2024। अब वो टैक्सेस, एक तरफ आपने वो कैपेसिटी डेवलप करके उनसे टैक्स लेना है और दूसरी तरफ टैक्स रेट कम करना है। हम लाफर कर्व के गलत साइड पे जा चुके हैं और उसकी दोनों वजूहात हैं। टैक्स पेयर वाली साइड पे भी बहुत वजूहात है और टैक्स अथॉरिटी वाली साइड पे, दोनों साइड पे काम हो रहा है। आपके टैक्स पेयर के हवाले से हम वेरियस मेजर्स ले रहे हैं जिसमें उसके बिहेवियर को बदल सकें, और जो टैक्स अथॉरिटी है उसकी साइड पे हम हाई पावर्ड इंसेंटिव्स ला रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी के लिए काम करें। लेकिन ये सब चीज़ें ऐसी नहीं है जो कहने से हो जाएंगी। ये मीडियम टर्म प्रोसेस है। आपके जिन मुल्कों ने भी अपनी टैक्स GDP रेशियो मीनिंगफुली अच्छी की है, वो वही मुल्क है जिन्होंने हाईएस्ट टैक्स रेट को कम किया है। आपके इल्म में है कि ब्राज़ील में, इंडिया में टैक्स रेट्स नीचे आए। तो क्यों आए हैं? उन्होंने पहले अपनी वो कैपेसिटी क्रिएट की, टैक्स GDP रेशियो ऊपर ले गए। इंडिया में 5-6% ऊपर गई, ब्राज़ील में गई, मैक्सिको में गई, वो जहां जहां जाती रही। अब ये इन अ वे ना चिकन एंड एग प्रॉब्लम है। सो व्हाट डू यू डू फर्स्ट? क्या आप टैक्स रेट्स नीचे लाने की आपके पास लग्जरी है इस वक्त? वी डोंट हैव, नॉट दैट पीपल डोंट वांट टू डू दैट, डिसीजन मेकर्स वांट टू डू दैट, लेकिन वो लग्जरी इस वक्त अवेलेबल नहीं। तो हमें 1-2 साल जरा टाइट रोप पे चलना पड़ेगा। लेकिन इस दफ़ा गवर्नमेंट से हमने कमिट किया है कि हम जो वो टैक्सेस हैं जो इंपोर्ट स्टेज के ऊपर हैं और जो एक्सपोर्ट को इफेक्ट करते हैं उसको हम ग्रेजुअली कम करेंगे। आपने अगर देखा हो तो जो पूरा प्रोजेक्ट लॉन्च किया था प्राइम मिनिस्टर साहब ने उड़ान पाकिस्तान में, जिसके मेन जो फीचर्स हैं वो ये है कि अभी हमें एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की तरफ जाना है, और उसमें जो इंपोर्ट के बाइसेस थे और लोकल इंपोर्ट रिलेटेड बाइसेस थे उनको ख़त्म करना है या कम करना है। तो उसके ऊपर पॉलिसी लेवल के ऊपर बिल्कुल क्लैरिटी है, लेकिन वो हम जा आहिस्ता सकेंगे, हम एक दिन में नहीं जा सकेंगे। मगर जैसे आपने कहा कि टैक्स रेट हमारा ज़्यादा है, हमें बेस बढ़ाने की ज़रूरत है। अब ज़ाहिर रफली तकरीबन 60 लाख लोगों ने अगर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है पाकिस्तान में, तो कहा जाता है कि तकरीबन 1.5 करोड़ की गुंजाइश है, यानी हम हाफ से भी कम फाइल कर रहे हैं। और इसमें भी तकरीबन आधे लोग ऐसे हैं 60 लाख में भी जो ज़ीरो रिटर्न फाइल कर रहे हैं, और इसमें भी सिर्फ 8,000 इंडिविजुअल पाकिस्तान में ऐसे हैं जो साल की तकरीबन 5 करोड़ इनकम फाइल कर रहे हैं
और सिर्फ 4000 ऐसे हैं जो 10 करोड़ कर रहे हैं। इसका मतलब है कि मैसिव नंबर है जो कि फाइल ही नहीं करते या फिर अंडर फाइल करते हैं। मगर जवाब यह है कि जो सैलरीड क्लास है उसी पर ज़्यादा टैक्स लगाया गया। तकरीबन पिछले 5-6 साल में 600% उन पर टैक्स बढ़ गया। उन पर इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट अलग है। इंडस्ट्री पर ज़्यादा टैक्स लगाया गया। जो नहीं देते उनसे नहीं कलेक्ट किया जा सका। रिटेलर्स के दावे हुए थे, नहीं किया जा सका। अब प्रॉपर्टी के ऊपर, रियल एस्टेट के ऊपर दोबारा कहा जा रहा है कि जी उन्हें फिर दोबारा इंसेंटिव दिया जाएगा। तो डाइवर्सिफिकेशन की तरफ गए कहाँ हैं हम? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये थोड़ा सा ना डिबेट हमारे यहाँ ना मिस फ्रेज हो गई है। ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसका मतलब 1.5 करोड़ लोगों का टैक्स नेट में आना नहीं है। उसका मतलब ये है कि वे सब आएंगे, लेकिन इस वक्त इनकम टैक्स का आपका टोटल गैप 2.4 ट्रिलियन है। टोटल गैप, अगर आप तमाम टैक्स रेट को तमाम हाउस होल्ड इनकम के ऊपर अप्लाई करें और हर बंदा सही पे करे और कोई गलती ना हो उसमें, तो जो गैप है वो 2.4 ट्रिलियन है। इसमें से 1.2 ट्रिलियन का गैप सिर्फ का सिर्फ टॉप 1% ऑफ द हाउस होल्ड का है। वो आपके कुछ 6,67,000 हाउस होल्ड हैं, और ये टॉप 1% की मैं बात कर रहा हूं जिनकी एवरेज एनुअल इनकम जो है वो 13.2 मिलियन है। और ये सबसे ज्यादा जो गैप है वो टॉप के 5% हाउस होल्ड में, दोबारा एम्फसाइज कर रहा हूं, और उसमें भी टॉप 1% में 1.2 ट्रिलियन का गैप है। सो हमें ये लोग क्या कर रहे हैं, ये कर क्या रहे हैं, ये जो टॉप 1% है, ये कुछ तो ऐसे हैं 2 लाख के करीब इनमें से जो अपनी ब्रैकेट में टैक्स के लिए बुक करे। बाकी जिसमें आपने कहा कि वो अंडर फाइलिंग कर रहे, वो कह रहे हैं हम कुछ कमा ही नहीं रहे, यू नो। तो बेसिकली इन लोगों से दुरुस्त टैक्स रिटर्न फाइल कराना और ऑडिट करने की कैपेसिटी क्रिएट करना कि हम उस ऑडिट के नतीजे में उनको मजबूर कर सके और डिटरेंस क्रिएट कर सके, वो डिटरेंस इस वक्त नहीं है। और वो जो ही हम डिटरेंस क्रिएट कर लेंगे तो इंशाल्लाह ये बेहतर होना शुरू हो जाएगा। मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूं कि इसको बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें कोई मजीद 1 करोड़ बंदा टैक्स नेट में लाना है। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो 6,73,000 हैं और 5% अगर टॉप हाउस होल्ड लें तो ये कोई 3.5 मिलियन के करीब बनते, 35 लाख के करीब बनते। इनका कोर इशू है। सो जहां हम ब्रॉडनिंग की बात करते हैं वहां डीपनिंग ऑफ टैक्सेस का बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। टैक्स रेट की डीपनिंग नहीं, टैक्स की कंप्लायंस की डीपनिंग। सो टैक्स कंप्लायंस का इशू है जो मेन उस एरिया में है। मुझे एक ब्रेक लेना है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान के लिए कर डालो, आखिरी मौका है। बहुत अहम सवालात हैं जिनके जवाबात भी साथ साथ सामने आ रहे हैं। गोइंग फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, सिस्टम में क्या प्रॉब्लम्स हैं, सब पे मज़ीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ट्रांसमिशन में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। आरिफ साहब, आपने ओवर द ईयर्स बूम बस्ट साइकिल देखे हैं, फाइनेंस इंडस्ट्री से वाबस्ता होते हुए देखे हैं, फर्टिलाइजर से भी आप वाबस्ता है। नाउ आज हम जिस पॉइंट पर खड़े हैं, जो आपने खुद ने एज ए बिजनेसमैन माजी में देखा है, कैसे हमें आगे बढ़ना चाहिए यहाँ से? मैं ये समझता हूँ कि हम थोड़े से ज़्यादा डिफेंसिव नज़र आते हमारे जो 2 एक्सपीरियंसेस हुए हैं 2017 के और 2022 के, उसमें हमें ये एनालाइज करना चाहिए कि वो क्या ऐसे फैक्टर्स थे कि जिसने इतना हाई जो है हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो बना दिया, और हमें क्या किन सेक्टर्स को अब टारगेट करना चाहिए कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट का के पर बर्डन ज़्यादा नहीं डालते। तो हमें सेक्टर बाय सेक्टर जो है वो एनालाइज करना चाहिए। मेरी नज़र में जो है, और पिछले पीरियड में और इस पीरियड में मुझे जो फ़र्क नज़र आता है, वहाँ हमारे पास ओवर कैपेसिटीज़ नहीं थी। इस दफ़ा जो है वो ज़्यादातर सेक्टर्स में ओवर कैपेसिटीज़ मौजूद है। तो उस पीरियड के अंदर जो है वो गवर्नमेंट पुश ये भी कर रही थी कि खूब लिबरल जो है उन्होंने पॉलिसीज़ बनाई हुई थी फाइनेंसिंग की भी, और वो नई इन्वेस्टमेंट को भी जो है वो बहुत ज़्यादा पुश कर रहे थे। हालांकि हमारे पास उस वक्त भी फॉरेन एक्सचेंज इतना जो है वो नहीं था। उन्होंने ये भी कंडीशन डाली हुई थी कि 50% जो है ख़ुद जो है वो इन्वेस्टर फॉरेन एक्सचेंज रेज़ करे, 50% स्टेट बैंक उनको देगा। इस किस्म की जो है वो स्कीम्स वगैरह देकर था। लेकिन इस दफ़ा हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं कि जो अंडर कैपेसिटी, जिनकी यूटिलाइजेशन नहीं है। तो उसमें जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल टेक्सटाइल है, इस वक्त टेक्सटाइल आई थिंक अंडर कैपेसिटी चल रहा है। उसमें तो एक्सपोर्ट के भी जो है पोटेंशियल है, और उसमें पोटेंशियल है, और उसके क्या इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स हैं उनको अगर बैठकर हल किया जाए तो आपको बजाय वो फॉरेन एक्सचेंज पे
बर्डन के वो आपको अर्न करके जो है वो दे सकता है। इसी तरह ये जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, ये जो हम कहते हैं कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो है ये 30-40, तो आप देखें सीमेंट, स्टील, टाइल, ग्लास एट्सेट्रा एट्सेट्रा, सब ये 40-50% की सिटी पे चल रहे हैं। तो वो अब उनको उनमें प्रोडक्शन बढ़ाना या उनमें ग्रोथ लाने के लिए कोई आपको नई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग थी, हाईएस्ट लेवल पे मिसअंडरस्टैंडिंग थी यार कंस्ट्रक्शन में भी जो है बहुत ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज खर्च होता है। तो हमने फिर एक जो स्टडी की, तो आई थिंक कंस्ट्रक्शन में जो है वो 33% जो है वो फॉरेन एक्सचेंज है, 66% जो है वो लोकल करेंसी का उसमें एलिमेंट है। और उसमें जो टैक्स की कलेक्शन ग्रोथ जो में का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। अगर ये 40% जो है वो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है या सी पे हो जाए तो आई थिंक गवर्नमेंट को 500 बिलियन रुपीस का एडिशनल टैक्स होगा, क्योंकि उन पर अच्छे खासे टैक्सेस जो हैं वो हैं उन कंस्ट्रक्शन मटेरियल इंडस्ट्री पर। फिर एग्रीकल्चर है, तो एग्रीकल्चर पे तो जो है कोई आपको मतलब उस पर अगर आप ग्रोथ का अटेंशन देते हैं, पिछले साल जो ग्रोथ हमारी अच्छी हुई उसमें तो एग्रीकल्चर ने ही हमें हेल्प किया। इस साल जो है अनफॉर्चुनेटली जो है वो इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा। उसके ऊपर जो है वो टारगेटेड अटेंशन पूरी तरीके से देनी चाहिए कि क्या मसाइल थे जिसकी वजह से जो है वो ये नहीं हुए और अब उनको फैसिलिटेट करना चाहिए। चौथा, आईटी पे तो जो है वो बातें बहुत हो रही हैं, इसमें ग्रोथ है लेकिन जैसी डिज़ायर्ड है वैसी ग्रोथ जो है वो नहीं नज़र आती, उसको और जो है वो बढ़ाया जा सकता है। मैं देख रहा हूँ माइनिंग पे भी गवर्नमेंट की जो है वो अटेंशन है। माइनिंग आपको न सिर्फ ये है कि बहुत ग्रोथ भी देगी और बल्कि फॉरेन एक्सचेंज को अर्न करने में भी आपको मददगार जो है वो साबित होगी। तो हमें जो है वो एक आम इम्प्रेशन में देख रहा हूँ कि मुल्क के अंदर ये हो गया कि यार ग्रोथ बढ़ेगी तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो कम हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि इस तरह ये एक लाइन में कह देना ये ठीक नहीं है, बल्कि सेक्टर टू सेक्टर स्टडी करके उनको टारगेट करके और फिर इसके पीछे जो है वो आपको पॉलिसीज़ भी बनानी है और उनको फैसिलिटेट। इस वक्त जो सूरत हाल है कि $3 अरब की हमारी रेमिटेंसेस, $3 अरब की एक्सपोर्ट्स, $6 अरब हमें कंफर्टेबल पोजीशन में डालते हैं। बट प्रॉब्लम यह है कि हमें लोन्स नहीं मिल रहे। जो बैरूनी इन्फ्लोज हमारा जो टारगेट था इस साल में भी वो उस टारगेट के मुताबिक हमें वो फाइनेंशियल इन्फ्लोज नहीं आ रहे। हमने कर्ज ज़रूर उतारा है मगर स्टेट बैंक ने मार्केट से डॉलर्स बाय करके उतारा है, रिजर्व्स इसलिए मेंटेन हुए। तो ऐसी सूरत में हमें क्या थोड़ा एक्सपेंशन की तरफ जाना चाहिए, क्या करें? आई थिंक वो एक ब्लेसिंग है, जो हमें पैसे नहीं मिल रहे थे ना इंटरनेशनल मार्केट से, और ये पैसे नहीं मिल रहे थे और हमने ये ओपन मार्केट से ख़रीद के जो है वो रीपेमेंट्स किए। गवर्नर स्टेट बैंक बहुत खुश हैं, वो कहता है भाई ये तो जो है वो ये ठीक है कि हमने ले कर किया, फर्दर अपना कर्ज उतारने के लिए फर्दर हमने कर्ज नहीं लिया, या हमने अपना इंटरेस्ट पेमेंट के लिए जो है वो फर्दर कर्ज जो है वो नहीं लिया, जो इस पीरियड के अंदर जो आपको इतना आपको जिस चीज़ ने कंफर्ट दिया है इसमें ये भी एक बड़ा फैक्टर है। तो आई बिलीव कि जब ये थोड़ी सी इकोनॉमिक एक्टिविटी आपकी जब बढ़ेगी ना, तो मैं समझता हूँ, देख हम ये कहते हैं कि आप पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में डिसइन्वेस्टमेंट का कोई घर ही नहीं है। अब तो जो है इन्वेस्टमेंट वापस आएगी, क्योंकि अब तो आउटस्टैंडिंग इन्वेस्टमेंट फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बिल्कुल मिनिमल पे है, तो बढ़ेगी। इसी तरह जो लोग पैसे बाहर ले गए थे अब फर्दर बाहर ले जाने का केस नहीं बनता, क्योंकि पहले तो ये कि डिवैल्यूएशन वगैरह होती थी तो उनको एक किस्म का जो है वो मार्जिन नज़र आता था। अब तो वो यहाँ स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस देखने के बाद रिग्रेट करते हैं लोग कि हमने पैसे बाहर जो है वो रख दिए। मुझे लग रहा है कि ये साल आप देखेंगे कि रियल एस्टेट में जो है वो आप देखेंगे परफॉर्मेंस, और लोग बाहर जो पैसे ले गए वो रिग्रेट करेंगे कि भाई हम पाकिस्तान में जो है हमें बेटर जो है रिटर्न, रुपया भी स्टेबल है, जितना भी स्टॉक एक्सचेंज का रिटर्न है वो डॉलर टर्म्स रिटर्न है। मतलब हम इतने कहते हैं 150% 40% बढ़ गया, ये डॉलर टर्म्स में जो है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया। तो उससे जो है वो लोगों में जो है वो एतमाद जो है वो बढ़ेगा, और जहाँ अंडर यूटिलाइजेशन को आप अगर ऐसा इंसेंटिवाइज करेंगे कि जिसकी वजह से उसमें जो है वो एक्टिविटी बढ़े और प्रोडक्शन बढ़े, तो उसके फिर जो है वो अफेक्ट भी आप रेवेन्यू कलेक्शन में भी जो है इसको देखेंगे। बहुत सारी इवन ऑटोमोबाइल में भी मैं अगर होता तो ऑटोमोबाइल जो है जो बड़ी गाड़ियां हैं
बड़ी गाड़ियों पे 300% जो है वो टैक्स मिलता है। अगर मैं $1 देता हूँ उसे 300% मुझे टैक्स मिलता है। तो कितने लोग होंगे? 100-200 मिलियन डॉलर में आप 600, 700, 800 मिलियन डॉलर का जो है वो रेवेन्यू हासिल कर सकते। तो ये आपको स्ट्रेटेजी करनी पड़ेगी कि क्या, कहाँ से क्या जो है उसका वो हमारे लिए जो है मुल्क के लिए जो है वो बेनिफिशियल होगा। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने भी ज़ाहिर प्रपोजल्स दिए हैं और आप लोग इस बात पर एम्फसाइज़ कर रहे हैं कि गवर्नमेंट प्रायोरिटाइज़ करे, इंडस्ट्री को ऊपर रखे। इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा बोझ तले दबा दिया गया है, अपना टैक्स बेस डाइवर्सिफाई करें एनर्जी के प्रॉब्लम से अगर इकोनॉमी को आगे जाना है। आप इस सूरत हाल में एज ऑफ नाउ जब हम खड़े हैं, क्योंकि जब हमने ये शुरू किया, जैसा कि मैं जिक्र भी कर रहा था, तो हम एक बहुत मुश्किल सूरत हाल में थे जब हमने ये ट्रांसमिशन का सिलसिला शुरू किया, और सिर्फ बात ये होती थी कि इस सूरत हाल से निकल के डिफ़ॉल्ट से कैसे बचे। निकल गए सूरत हाल से, स्टेबिलिटी पर आ गए, डिबेट अब यहाँ आ गई है, किस तरह आगे बढ़े। ओके शाहज़ेब साहब, पहले तो शुक्रिया आपका मुझे मदऊ करने का। मैं ये कहूँगा जी, इस वक्त ग्रोथ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए का डिबेट नहीं है। इस वक्त डिबेट होना ये चाहिए कि क्या हम फिट टू ग्रो हैं, और सेकेंडली कि किन सेक्टर्स में हमें ग्रो करना है, क्वालिटी ग्रोथ की बात करनी है। तो ये दो पहलू को हमको लेके चलना है। जहाँ तक फिट टू ग्रो का ताल्लुक़ है, तो जाहिर है कि जब तक आपके जो मेजर रिफॉर्म्स हैं उनका कोई खातिर ख्वाह असर ना आए इकॉनमी के ऊपर, तो इट मे बी अ बिट प्रेमेच्योर टू गो हेड लॉन्ग और उसको आप ड्राइव करें, राइट। तो वो क्या है, ज़ाहिर है कि एनर्जी हमारा जो कॉस्ट है वो सिग्निफिकेंटली हायर है फ्रॉम एनी ऑफ दी जो हमारे आई बॉल कंपेटिटर्स है, बांग्लादेश ले ले, इंडिया वगैरह ले ले, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन अभी तक नहीं हुई है, तो फिस्कल डेफिसिट के ऊपर वो प्रेशर आ रहा है। ब्रॉडनिंग ऑफ द टैक्स बेस हम बात सुन चुके हैं, चेयरमैन साहब ने भी जिक्र किया है। रिटेलर्स पे तो ख़ास तौर पे कोई खातिर ख्वाह इस वक्त प्रोग्रेस नहीं हुआ है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग पे कुछ कंट्रोल आ रहा है, लेकिन ये वैकेंसीज़ को कैंसिल करना से बचत नहीं होती है, आइंदा का ख़र्चा जो है वो ज़रूर बच जाता है। तो उसमें जो स्टैट्यूटरी चेंजेस लाने की ज़रूरत है कि आप लोगों को अलहदा कर सकें, उनको गोल्डन हैंडशेक्स वगैरह दे सकें सिविल सर्वेंट्स को, तो वो लाने की ज़रूरत है। तो ये 4-5 चीज़ें जब तक नहीं होंगी तो मेरे ख़्याल में कि वी विल नॉट बी फिट टू ग्रो, ठीक है। और किसी प्राइवेट इदारे में भी आप चले जाएं तो आप अगर वो इदारा स्टेबल नहीं होगा और आप कहें जी इतना पैसा ले लो और इसको इन्वेस्ट कर लो, तो नाकामी होगी। इसी तरह एक मुल्क का होता है तरीका, उसको पहले स्टेबलाइज। सिनेरियो है कि हम एटलीस्ट ज़ाहिर 12% का इंटरेस्ट रेट है, मगर सिंगल डिजिट में इन्फ्लेशन अगर आ रही है और इंटरेस्ट रेट्स नीचे आते हैं, तो एक आइडियल इन्वायरमेंट है कि मुल्क में इंडस्ट्री एक्सपैंड करे या नहीं है? अगर नहीं है तो क्या किया जाए? ओके, तो आई थिंक वहाँ पे फिर हमें क्वालिटी ऑफ ग्रोथ देखना है, ठीक है। कौन सी इंडस्ट्री को मुल्क का फ़ायदा होगा एक्सपैंड करने का। देखिए रेमिटेंसेस आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हमारे करंट अकाउंट पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है, एक्सचेंज रेट पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है, लेकिन जो मोस्ट सस्टेनेबल तरीका है एक्सटर्नल अकाउंट को फिक्स करने का, वो होता है एक्सपोर्ट से। हमें चीज़ें बना के या सर्विसेज पैदा करके हमें एक्सपोर्ट करना है। तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी डायरेक्शन जो है वो सही होनी चाहिए। तो हमने जब हाल ही के अंदर कोई 1 हफ़्ता 1.5 हफ़्ता पहले चेयरमैन साहब भी वहाँ पे थे, फाइनेंस मिनिस्टर से हमारी मुलाकात हुई PBC की, और हमने अपने प्रपोजल्स दिए बजट के लिए, और हमने कहा ये हम प्रपोजल्स दे रहे हैं इस बजट के लिए नहीं, अगले 3 साल के दे रहे हैं। बिकॉज़ ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक साल का एक बजट बना दें और अपना वो एक मैथमेटिक्स को ठीक करके वो जो भी आपने जो टारगेट्स वगैरह लिए हुए हैं उनको पूरा करने के लिए आप एक डिस्प्रोपोर्शनेट बर्डन डाल दें ऑन द एग्जिस्टिंग टैक्स पे, जो कि अनफॉर्चुनेटली हुआ है इन द पास्ट। तो हमने कहा जी एक डायरेक्शन दें आप। तो हमने कहा कि देखें, टैक्स टू GDP रेशियो बढ़ाना, इसमें कोई डिबेट नहीं है कि हमें बढ़ाने की ज़रूरत है, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता फिस्कल पॉलिसी का, ये एक आउटकम हो सकता है। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। जब आप ऑब्जेक्टिव बना लेते हैं ना, तो तब तो आपको जहाँ से भी पैसा आ रहा होगा आप उस पर टैक्स लगा देंगे। लेकिन अगर ये आउटकम है तो एक अच्छी फिस्कल पॉलिसी की ज़रूरत है जो कि बिज़नेस को ग्रो करे, जो कि इन्वेस्टमेंट को ग्रो करे, उससे टैक्सेबल इनकम पैदा हो और उससे फिर टैक्सेशन का रेवेन्यू बढ़े, ठीक है ना। जाहिर है कि
एक अच्छी फिस्कल पॉलिसी जो है उसकी अलाइनमेंट की बहुत ज़रूरत होती है विद द ट्रेड पॉलिसी, विद द इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, विद द इंडस्ट्रियल पॉलिसी। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की फेडरल हुकूमत ले लें या फेडरल और प्रोविंसेस भी ले लें तो फ्रैगमेंटेशन बहुत है। अभी चेयरमैन साहब बिल्कुल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनका काम है टैक्स रेवेन्यू रेज करना, राइट। फाइनेंस मिनिस्ट्री का भी किसी हद तक यही काम है कि फिस्कल डेफिसिट वगैरह को पूरा करने के लिए उनको भी बैलेंस करने की ज़रूरत है। लेकिन कॉमर्स जो है वो ट्रेड चाहता है, इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री जो है वो इन्वेस्टमेंट चाहती है। किसी को इनको सबको इकट्ठा ला के एक पॉलिसी बोर्ड बनाने की ज़रूरत है ताकि वो एक लॉन्ग टर्म प्रिडिक्टेबल पॉलिसी बनाए। ये नहीं कि एक पॉलिसी बन गई 2 साल के बाद वो ख़त्म होगी। मैंने इन्वेस्टमेंट पिछली पॉलिसी पे किया हुआ था, मेरी जितनी फीजिबिलिटी है वो ख़राब हो गई। तो ये नो दिस इज़ नॉट द राइट वे। सुहेल साहब, आमतौर पर ज़ाहिर जो स्टॉक मार्केट से वाबस्ता लोग होते हैं वो बुलिश रहने के लिए प्रो ग्रोथ होते हैं, ज़्यादा बात करते हैं कि जी हर हाल में ग्रोथ की तरफ जाया जाए। आपको ओवर द ईयर जब हमने इंटरव्यू किया है, आप ज़्यादा फाइनेंशियल डिसिप्लिन के हामी रहे हैं कि जी फाइनेंशियल डिसिप्लिन हो, अगर टाइट मॉनेटरी पॉलिसी हो तो उसको कॉम्प्लीमेंट करती हो एक टाइट फिस्कल पॉलिसी, बजाय इसके कि दोनों उल्टी डायरेक्शन में चल रहे हों और मुल्क की इकॉनमी ख़राब हो रही हो। नाउ अब जब हमें नज़र आ रहा है कि कुछ फिस्कल डिसिप्लिन नज़र आ रहा है, हमें इन्फ्लेशन टारगेट से बहुत कम नज़र आई है, इंटरेस्ट रेट्स नीचे आते नज़र आए हैं, दोबारा ग्रोथ की तरफ जाने की बातें होने लगी हैं क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट लोगों ने बहुत ज़्यादा देखी है, उनके रियल वेजेस बहुत नीचे गए हैं क्योंकि उस इन्फ्लेशन की वजह से इम्पैक्ट आया है, टैक्स उन पर बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए? चेयरमैन साहब ने भी कहा कि पिछले 10 साल में हमने इतनी ज़्यादा मार खाई है कह लें, तो सबक तो बिल्कुल इजी हमने सीख लिया है, रियलाइजेशन है। और मैंने चेयरमैन साहब ने तो कहा, प्राइम मिनिस्टर साहब और मेजॉरिटी मिनिस्टर्स भी यही कह रहे हैं अभी कि हमें बड़ा केयरफुल होकर चलना है क्योंकि इतना दफ़ा हम ऊपर जाके नीचे आए हैं। तो द फार्मूला इज़ वेरी इजी। इकनॉमिक्स का पहले सेमेस्टर का भी स्टूडेंट वो समझ गया है कि हमारा जो है बुल या बियरिश का जो साइकिल है ऊपर जाने का, जीडीपी और नीचे आने का, वो इतना प्रिडिक्टेबल है और हमें गलतियां पता है हमारी क्या है। तो मेरा तो यही ख्याल है, जो काफ़ी मेरे दोस्तों का भी है, कि हाई क्वालिटी और ग्रेजुअल और इंक्लूसिव ग्रोथ होनी चाहिए। अब प्रॉब्लम ये आता है कि इससे मुराद क्या है। मेरे ख्याल में शायद लोगों ने एक्सप्लेन किया कि वो ग्रोथ जिसका असर आम आदमी पर हो, वो ग्रोथ जो एक्सपोर्ट लेड हो, वो ग्रोथ जो पाकिस्तान की स्पेशलिटी है एग्री लेड हो, वो ग्रोथ जो प्रोडक्टिविटी बढ़ा के आए रादर दैन कोई और ग्रोथ। तो मेरे ख्याल में रियलाइजेशन है। और अगर आप मुझसे पूछें कि क्या हम इस मकाम पर हैं कि हम ज़रा तेज़ ग्रो करें 4.5-5%, तो बज़ाहिर तो हालात बहुत बेहतर हुए हैं, बट वो हालात बेहतर रिलेटिव टर्म्स में हुए हैं। मेरे ख्याल में हमारी अभी वी आर नॉट फिट टू ग्रो, जिस तरह एहसान साहब ने कहा, क्योंकि रिज़र्व आपके 3 बिलियन से 11 बिलियन हुए हैं, बट बाय ऑल स्टैंडर्ड, पाकिस्तान के स्टैंडर्ड से, ग्लोबल स्टैंडर्ड से, IMF के स्टैंडर्ड से ये बहुत ही कम है। अब ये सोचें कि IMF जो है रिज़र्व कैलकुलेट करता है और करना भी चाहिए, वो रिज़र्व जो आपके पास हैं और अगले 12 महीने की अदायगी, वो तो हम -10 पे खड़े हुए हैं। ये जब पॉजिटिव होगा तो आपके रिज़र्व 20-22 बिलियन डॉलर होने चाहिए। तो 20-22 बिलियन डॉलर के रिज़र्व हों, या आप जो अपना शॉर्ट टर्म डेट है जो 20-22 बिलियन 12-13 बिलियन डॉलर का है, जो हम हर साल रोल ओवर करते हैं, उसको पे कर दें। तो एक्सटर्नल अकाउंट में हम बहुत ही कमज़ोर हैं, और थोड़ा सा भी अगर हमने एक्सेल पे पाँव रखा तो वो इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगी। और हमने पिछले 2 माह में देख लिया है, जनवरी और दिसंबर में इंपोर्ट्स बढ़नी शुरू हो गई हैं। तो जिस तरह अभी फिच का रीसेंट जो सबसे पिछले हफ्ते आया है, उन्होंने काफ़ी तारीफ़ की है पाकिस्तान की, बट साथ में एक्सटर्नल अकाउंट की वुल्नरेबिलिटी के बारे में भी बताया है। तो मेरा मानना यह है कि जब तक रिज़र्व आपके कम अज़ कम 15-16 बिलियन डॉलर ना हो और आपका शॉर्ट टर्म डेट रीपेमेंट 10-12 बिलियन डॉलर हो, इसका मतलब है कि आपका नेट रिज़र्व 2-3 बिलियन है, तो ये अटैम्प्ट करना 5-6% का, उसके नुकसान ज़्यादा होंगे, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप देखें कि अभी इन्फ्लेशन कम हो गया है और कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भी बेहतर हैं, तो एक आम आदमी इससे एग्री नहीं कर रहा है। द रीज़न इज़ कि हमारा फोकस जो पिछले 10 सालों में रहा जो ग्रोथ का, वो विद ड्यू रिस्पेक्ट वो एलीट लेड ग्रोथ था, वो कुछ लोगों के लिए ग्रोथ थी, उसका आम आदमी को फ़ायदा नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल में रियलाइजेशन ये भी होनी चाहिए कि हम GDP ग्रोथ जितने हम फिट हैं उतनी करें, मगर एक और क्राइटेरिया भी जहन में रखें, इन्फ्लेशन। अगर ऑप्शन ये है कि इन्फ्लेशन सिंगल डिजिट में रख कर लो ग्रोथ की जाए, ये ऑप्शन बेहतर है रादर दैन 14% इन्फ्लेशन करके 6%,
जीडीपी ग्रोथ की जाए। तो मेरे ख्याल में ये भी रियलाइजेशन आ जानी चाहिए इकोनॉमिक मैनेजर्स और हुकूमत को कि डिसेंट ग्रोथ विद लो इन्फ्लेशन इज़ अ बेटर ऑप्शन फॉर दी पब्लिक, तो जाके वो इंक्लूसिव होगी, वरना फिर ये ब्लेम रहता रहेगा कि ये सिर्फ इलीट के लिए है। और इस पर तो किताबें भी लिखी गई हैं कि तो जब आप कहते हैं लो ग्रोथ लो इन्फ्लेशन, साथ में कहते हैं कि 15-16 अरब डॉलर तक हमें पहले रिजर्व्स लेके जाने हैं, और जो हालिया इन्फ्लोस की सिचुएशन, इसमें फिर आप ये कह रहे हैं कि बेहतर है कि फिर करेंसी मार्केट से स्टेट बैंक बाय करता रहे, हम करंट अकाउंट सरप्लस ही रन करें, इंपोर्ट्स कर्टेल्ड ही रहें, ग्रोथ लो ही रहे। देखिए, एक तो फार्मूला हमने सीखा ना जो 20 साल पहले था, वो फार्मूले को चलाने की ज़रूरत है। ये थोड़ा टाइटनिंग है, थोड़ा सा पेनफुल है कि आपको करंट अकाउंट भी सरप्लस रखना है और प्राइमरी अकाउंट भी सरप्लस रखना है। तो करंट अकाउंट सरप्लस तो इसी तरीके से होगा, या तो आप रिज़र्व को बिल्टअप करें, रिज़र्व को बिल्टअप आप मार्केट से लेके करें, या लॉन्ग टर्म बोरिंग करके करें, या एक्सपोर्ट बढ़ा के करें, या रेमिटेंस बढ़ा के करें, या फिर इंपोर्ट कंट्रोल करके करें। तो ये वाला जो फार्मूला है ये दैट इज़ वर्किंग, बट ये हमेशा होता ही है कि एक आधा साल होता है ये, फिर हम पटरी से उतर जाते हैं। आई होप इस दफ़ा रियलाइजेशन हो कि अगले 2-3 साल तक हम दोनों अकाउंट पे सरप्लस करें, करंट अकाउंट पे भी और प्राइमरी अकाउंट पर। मैं लगरियाल साहब आपकी तरफ आ रहा हूँ, ज़रा एक टैक्सेशन का एक मसला है, मगर मैं इस पर तबस आपका भी ओपिनियन लेना चाह रहा हूँ कि वी आर नॉट फिट टू ग्रो। ये जो इस्तिलाह है, अब एक ऐसे सिनेरियो में जब पैसा है, आया है, और ज़ाहिर जो वेल टू डू लोग हैं उनके पास ज़्यादा है, इंटरेस्ट रेट्स नीचे आ रहे हैं, क्या वाकई अभी भी ऐसी सिचुएशन में वी आर नॉट फिट टू ग्रो, हम ऐसे ही रहना चाहिए जैसे चल रहे हैं? नहीं, मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता। आई थिंक एनी कंट्री इज़ फिट टू ग्रो। सेक्टर आपने डिफाइन करना है कि किस सेक्टर में आपने ग्रो करना है, ताकि ओवरऑल जो जीडीपी है उसका जो ओवरऑल नंबर है वो बेहतर होता जाए। लेकिन आप ये कहें कि मुल्क फिट नहीं है ग्रो करने के लिए, मेरा थोड़ा सा ओपिनियन थोड़ा इससे डिफरेंट है, इसलिए कि हमारा जो फोकस रहा है ना माजी में, वो इम्पोर्ट लेड ग्रोथ है, जिसमें आपने कंज्यूमर आइटम्स मंगा के आपने अपने ओवरऑल डिमांड को बेहतर करके आपने अपनी जीडीपी ग्रोथ को आपने इम्प्रूव किया है। लेकिन साथ साथ आप ये भी देखें ना कि हमें नई इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत है। नई इंडस्ट्री लगेगी तो आगे आपकी एक्सपेंशन और ग्रोथ भी आएगी, और हमें एक्सपेंशन जो चाहिए वो डोमेस्टिक कंजम्पशन भी नहीं चाहिए, हमें जो वो हमें चाहिए ग्रोथ, वो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ चाहिए। तो अगर जैसे आरिफ भाई ने बताया कि हमें सेलेक्टेड इंडस्ट्री की तरफ जाना चाहिए, फोकस करना चाहिए कि हमें किस एरिया में ग्रो करना है। अगर टेक्सटाइल में अपॉर्चुनिटी है तो हमें टेक्सटाइल की जो इंपोर्ट है, प्लांट मशीनरी, उसकी तरफ फोकस करना चाहिए, या कोई और फूड एग्रीकल्चर है, प्रोसेस्ड वैल्यू एडेड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, उसकी तरफ हमें फोकस करना चाहिए, रादर देन कि हम वो चीज़ों पे फोकस करें जो आप इंपोर्ट करें, जिसका इंपोर्ट कंपोनेंट 70% है या 80% है, उसको आप हल्का सा वैल्यू ऐड करके आप डोमेस्टिक कंजम्पशन और उसकी डिमांड को पूरा करें। तो उस तरह की इन्वेस्टमेंट को हमें थोड़ा सा डिस्करेज करना चाहिए। माइनिंग है जो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की तरफ कंट्रीब्यूट करेगा। मैंने आपको जैसे 2-3 पहले भी इंडस्ट्रीज़ का नाम बताया, शिपिंग, एविएशन, वो सारी सर्विस लेड ग्रोथ है ना, कि आप टिकट्स को रिप्लेस करेंगे। अगर आप फॉरेन एयरलाइंस की वजह अगर आप डोमेस्टिक एयरलाइन से टिकट खरीदेंगे आपको डॉलर्स बचेंगे। अगर शिपिंग लाइन, अगर आप फॉरेन शिपिंग लाइन की वजह अगर आपकी अपनी शिपिंग लाइन्स होती हैं, वो अगर आप डॉलर सेव करेंगे तो वो सारी सेविंग है ना, वो सारी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन है, और ग्रोथ की तरफ आपकी एक वो है, और एक नई इंडस्ट्री, एक नई एम्प्लॉयमेंट है, एक नया वेंचर है। बट साथ साथ हमें ये भी देखना है कि क्या हमारे जो हमें वो दी जाती हैं, पॉलिसीज़ दी जाती हैं जो बहुत मिसयूज़ होती हैं। आई एम श्योर लंगरियाल साहब इस चीज़ से एग्री करेंगे। EFS लोगों ने इतना मिसयूज़ करना शुरू कर दिया EFS का, कि ये बेसिकली है कि आपने टेम्प्रेरी आपने इसको इंपोर्ट किया और उसको आपने कन्वर्ट करके आपने एक्सपोर्ट कर दिया। अब हो ये है कि इसमें बहुत सारी मिस डिक्लेरेशन हो रही है, लोग इंपोर्ट करें, वो कन्वर्ट करके डोमेस्टिक बेच देते हैं, और जो अपना डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसको वो नंबर दिखा के इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं कि भाई हमने इंपोर्ट किया, हमने एक्सपोर्ट कर दिया। लेकिन उसमें मिसमैच कि जो आपने इंपोर्ट किया वो एक्सपोर्ट नहीं किया आपने, एक्सपोर्ट क्वांटिटी कर दिया आपने, बट जो आइटम इंपोर्ट किया वो आपने नहीं एक्सपोर्ट किया। तो ये बहुत मिसयूज़ हो रहा है। कॉटन, आपने टेक्सटाइल की बात की, आप देखें कि कॉटन जिनिंग से जो कॉटन निकलती है तकरीबन 1.5 से 2 मिलियन, एग्जैक्ट नंबर नहीं है बट तकरीबन 1.5 से 2 मिलियन बेलें हैं जो बगैर सेल टैक्स बिकती हैं। जो बगैर सेल टैक्स बिकती है वो पूरा चेन ही जो है वो सेल टैक्स उसमें है, वो सिस्टम में नहीं है। मतलब कॉटन खरीदी, यान बनाया, वो बगैर सेल टैक्स से बेचा, आपने कपड़ा बनाया वो बगैर सेल टैक्स, आपने प्रोसेस किया, रिटेल बेच दिया बगैर सेल टैक्स का। जो पैरेलल इकोनॉमी है आपकी, उसका तो लंगरियाल से आपको ज़्यादा बताएंगे कि कितनी बड़ी है, उसको हम कैप्चर क्यों नहीं करते, उसको हम टैक्स नेट पे क्यों नहीं लेकर आते हैं। मतलब अगर आपकी इकोनॉमी हम कहते हैं 350 बिलियन है, मेरे हिसाब से तो ये शायद $600 बिलियन की इकोनॉमी है, तो टैक्स टू GDP तो आपको 4% पे आ जाता है। अगर आप पैरेलल इकोनॉमी को जमा करें अपने ऑफिशियल इकोनॉमी के साथ और फिर टैक्स कलेक्ट करें तो आपकी जो परसेंटेज वो आधी हो जाती है। तो उसका मतलब ये कि टैक्स मशीनरी और जो टैक्सेशन अवॉइडेंस है इतनी ज़्यादा है पाकिस्तान के अंदर
कि जब तक हम उसको सही नहीं करेंगे, लंगरिया साहब से हमारी एक बड़ा डिस्कशन हो रही थी कि पाकिस्तान में बहुत सारा कोल अब लोकल सब्सटीट्यूट हो गया, बिकॉज वो जब इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस आई थी तो इंडस्ट्री ने देखा कि भाई कौन से ऐसे एरियाज जहाँ से वो अपनी रॉ मटेरियल्स को लोकल एक्वायर करें, तो कोल वाज वन ऑफ देम। तो उस पर फ्लाइंग इनवॉइसेस का काम शुरू हो गया, ब्लेम सारा मैन्युफैक्चरर पे आ गया कि आपने फ्लाइंग इनवॉइस, भाई हमने क्यों की है, हमने तो सारी पेमेंट बैंक को दी है, आपके जो एक्टिव जो टैक्स पेयर्स है वो हमने वेरीफाई किया, उसके बाद हमने उनको पेमेंट की। अब अगर उन्होंने इनवॉइसेस को फ्लाइंग इनवॉइसेस में कन्वर्ट कर दिया तो ब्लेम मैन्युफैक्चरर पे तो नहीं आ सकता ना। हमारी तो कैपेसिटी नहीं है कि हम उसको ट्रेस करें कि उन्होंने टैक्स जमा कराया नहीं कराया। फिर हमने इनको तजवीज़ दी, इन्होंने चेंज की कि अब विथहोल्डिंग टैक्स हमने कर दिया कि इसकी अवॉइडेंस को बचा जाए। तो इस तरह बहुत सारे एरियाज हैं शाहजेब साहब जहाँ पे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टैक्स अवॉइडेंस हो रही है जो नज़र नहीं आ रही है आपको। तो हमें तो आई थिंक FBR को, लंगरिया साहब को उस तरफ जाना चाहिए जो आपके पेपर में नहीं, इकॉनमी एग्जिस्ट ही नहीं करती। आप मुझे एक ब्रेक लेना है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान के लिए कर डालो, आखिरी मौका है। बहुत अहम सवालात हैं जिनके जवाब भी साथ साथ सामने आ रहे हैं। गोइंग फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, सिस्टम में क्या प्रॉब्लम्स हैं, सब पे मज़ीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ट्रांसमिशन में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद नाजरीन। पाकिस्तान के लिए कर डालो, आखिरी मौका है। पाकिस्तान को आगे कैसे बढ़ना चाहिए। एक ज़माना था हम बात करते थे कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से बचे, तो उसे कैसे बचना चाहिए। डिफ़ॉल्ट से बचा पाकिस्तान, इस्तेहकाम की सूरत में इस वक्त हमें सिचुएशन नज़र आ रही है, स्टेबिलिटी है, मगर यहाँ से ग्रोथ की तरफ हम जा सकते हैं, नहीं जा सकते। अगर जाना है तो रिवायती अंदाज में जा सकते हैं जिसमें बूम बस साइकिल में चले जाते हैं, या कोई और तरीका है, उस सब पर अब बात कर रहे हैं। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। खान साहब, ये एक मेजर इशू है पैरेलल इकोनॉमी का, जो ऑन पेपर एग्जिस्ट ही नहीं करती है, उसकी तरफ जाने का, क्योंकि बार बार जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है वो शोर मचा रहा है कि जी हम पर बहुत ज़्यादा बर्डन डाला जा रहा है। अभी भी अगर देखा जाए तो FBR ने एक टर्म्स में टारगेट मीट किया है जो कि टैक्स टू GDP के टर्म्स में है, क्योंकि ना इकोनॉमी की ग्रोथ के नंबर्स वो हैं, ना ही इन्फ्लेशन टारगेट के मुताबिक है, और ज़ाहिर रुपया भी नहीं गिरा डॉलर के मुकाबले में, मगर एब्सोल्यूट नंबर्स में कहीं ना कहीं शॉर्टफॉल है। मगर जब इंसेंटिव देने की बात आती है तो फिर वही बात आती है कि शायद इनफॉर्मल इकोनॉमी को दोबारा इंसेंटिव मिल जाएगा, शायद कंस्ट्रक्शन सेक्टर को मिल जाएगा, मिनिमम आप कितने की प्रॉपर्टी बगैर डिक्लेयर किए बाय कर सकते हैं उसको इंसेंटिव मिल जाएगा। सर देखिए, ये 3-4 बातें हुई हैं, अगर आप इजाज़त दें तो तीनों चारों पे बात कर लें। देखिए, GDP साइज की जो बहस है ना, वो हमारे, क्योंकि अब हाउस होल्ड डेटा से एक्सपेंडिचर अकाउंट से भी है, तो वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है कि हमें अपने GDP का साइज नहीं पता। जो इशू है वो ये है कि उस GDP में से डॉक्यूमेंटेड पार्ट कितना है या उसमें से टैक्सेबल पार्ट कितना है। तो वो बिल्कुल तबा साहब ठीक कह रहे हैं कि दैट इज मच स्मॉलर प्रोपोर्शन। जो इन्होंने गोलमाल की बात की टेक्सटाइल सेक्टर में 1.5, वो भी बिल्कुल दुरुस्त है। वो प्रोडक्शन मॉनिटरिंग की तरफ हम जा रहे हैं, उसके ऊपर वो हमने उसके कुछ सिस्टम डेवलप कर लिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट सीजन से जाएंगे। उन्होंने ये भी बात की, एक जो यहाँ पे थोड़ा सा गलत बात हो रही है, या मैं सॉरी, मैं उसमें, ये सब बहुत सीनियर लोग हैं, गलत नहीं, या थोड़ी डिफरेंट बात हो रही है, वो ये है कि फिट टू ग्रो वाली बात जो है ना कि पाकिस्तान इज नॉट फिट टू ग्रो, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। कोई मुल्क कभी भी ये कहना कि वो फिट टू ग्रो नहीं है। वो असल में ये फिट टू ग्रो की बहस इसलिए हो रही है कि ट्रेडिशनली हम जिस तरह की ग्रोथ को टारगेट करते रहे उसके लिए ये अनफिट टू ग्रो है। क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जब हमने ग्रो करने की कोशिश की तो हमें उल्टा पड़ा, ऐसे ही है ना। इसलिए हम कह रहे हैं अभी हम फिट टू ग्रो नहीं है। वो जो नंबर है ना कि जी $12 बिलियन होना चाहिए या 18, वो भी उस पुराने एक्सपीरियंस का हिस्सा है। लेकिन क्या ऐसे सेक्टर्स हैं जो आपका डॉलर इंपैक्ट नहीं लाते आपके ऊपर और फिर भी ग्रोथ मुमकिन है? बिल्कुल है। आपका IT सेक्टर है जो बेसिकली एक्सपोर्ट लेड है, बाहर की मार्केट के लिए आप बना रहे हैं, आपके ग्रेजुएट्स हैं यहाँ काम कर रहे हैं। आपका मिनरल सेक्टर है जिसमें बिल्कुल उसमें गुंजाइश मौजूद है, तो यहाँ बिल्कुल ग्रोथ की मेजर एफर्ट करनी चाहिए। आपका गारमेंट्स का सेक्टर है, दीज आर यंग विमेन इन पढ़ी लिखी यंग विमेन इन पंजाब, इन सिंध, इन KP, जो अपने गाँव में कैप्टिव लेबर है, दे कैन नॉट मूव। तो उनका छोटा भाई ड्राइवर है, उसने मैट्रिक नहीं किया हुआ, वो शहर में जाके नौकरी करे। ये BA पास लड़की हैं जो वहां बैठी हुई हैं, FA पास लड़की हैं, इनके पास जॉब को नहीं। सो वी नीड टू मूव दिस गारमेंट इंडस्ट्री क्लोज टू देयर होम्स।
उसके लिए इन्वेस्टमेंट बिल्कुल, उसके लिए गवर्नमेंट को इंसेंटिव भी देने चाहिए, वो भी देने चाहिए। लेकिन अगर हमने फिर वो इंसेंटिव, हमने कहा बस वो स्पिनिंग फार्म लगाया हुआ है तो स्पिनिंग के ऊपर इंसेंटिव देने हैं, तो फिर ये मामला उधर ही होगा। सो अगर तो हम पुराने वाली ग्रोथ टारगेट करेंगे तो बिल्कुल ये बहस मौजूद है कि अभी हम फिट हैं या नहीं है। लेकिन अगर हमने इसको पैराडाइम शिफ्ट करना है तो बिल्कुल हम फिट टू ग्रो हैं। ये जो टैक्सेस वाली बात की ना सर तबा साहब ने, एवेजन वाली, बिल्कुल ठीक बात है, बहुत एवेजन है, हम उसमें वी आर स्ट्रगलिंग विद दैट, इसमें कोई शक नहीं है। और ये फ्लाइंग फेक इनवॉइसेस को, उसके अब हमने दोनों तरह के हल ढूंढने शुरू कर दिए, इंशाल्लाह अगले साल से कुछ बेहतरी आनी शुरू हो जाएगी। मैं एक यहाँ बात हुई जी कि टैक्स पेयर को फैसिलिटेट या नहीं किया जा रहा है। अभी आप देखें एफबीआर के ट्रांसफॉर्मेशन प्लान में, एंड आई थिंक दे विल बेयर मी आउट, हमने फेसलेस कस्टम्स कराची में शुरू किया है। वी आर नॉट नाउ ओनली टॉकिंग, वी आर ट्राइंग टू वॉक द टॉक। और 82% आपका जो टोटल इंपोर्ट्स होती है वो कराची के 4 टर्मिनल्स में होती हैं। इस वक्त जो आपका एवरेज टाइम था जीडी क्लियरेंस का वो 106 घंटे से कम होकर 18 घंटे के ऊपर हो गया है। ये आप भले यारफ भाई बैठे हुए हैं, बाकी लोग बैठे हुए हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। रिलेशनशिप थी बिटवीन द अप्रेजर एंड इंपोर्टर, उसको ख़त्म कर दिया, सैनिटाइज इन्वायरमेंट क्रिएट की, टेक्नोलॉजी यूज़ की और कुछ एक नीट एंड क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन लाने की कोशिश की। उसके नतीजे में ये हुआ है, हम अब इसे पूरे मुल्क में इंशाल्लाह लेके जा रहे हैं। हम ना सिर्फ इधर लेके जाएंगे, हम इवेंचुअली फेसलेस टैक्स असेसमेंट की तरफ भी जा रहे हैं। लेकिन सर ये इनमें से कोई एक्सपेक्ट करना कि इन 3 महीनों में हो जाएगा तो नहीं होगा। ये एहसान साहब को भी पता है, तब्बा साहब को भी पता है, आरफ भाई को भी पता है। इस सारे में मेहनत लगेगी, काम लगेगा, एफर्ट लगेगी, इन्वेस्टमेंट भी लगेगी। जो जैसे ये शिपिंग की बात कर, ईएफएस का इन्होंने बहुत अच्छा जिक्र किया। अब ईएफएस की पॉलिसी क्या थी? अब ईएफएस भी जब आई थी ना तो वो इस प्रीमाइज पे आई थी कि हमने मुल्क को ग्रो कराना है, हमने एक्सपोर्ट बढ़ानी है, और वो पूरा नरेटिव था आपका, हम एक्सपोर्ट बढ़ाने। ईएफएस में 5 साल तक आपसे कोई हिसाब ही नहीं है। यानी आपने एक इनपुट इंपोर्ट किया है, आप कह रहे हैं अगर मैं 5 साल बाद यू एक्सपोर्ट कर लूं और यूज कर लूं तो आई एम फाइन विद इट। वो कौन सा ऐसा बिजनेसमैन है जिसको अपने इनपुट को इंपोर्ट करने के बाद 5 साल इंतजार करना पड़ता है कि उसने एक्सपोर्ट करना है? अगर वो ये कर रहा है तो वैसे ही शुडंट बी इन द बिजनेस। तबा साहब नोज दैट। सो किसी भी इंडस्ट्री में आप देखें 9 महीने, साल, यस समझ आती है बात, कुछ एरियाज में तो 6 महीने में वो एक्सपोर्ट हो जाना चाहिए। और ये जो सब्स्टिट्यूशन होती है जिसका तबा साहब ने जिक्र किया है कि आपने बटन वो मंगाए जो महंगे वाले हैं, उस पर ड्यूटी नहीं दी, सस्ते वाले बटन से लगा के शर्ट एक्सपोर्ट कर दी और महंगे वाले बटन को लोकल बार कीजिए, और बहुत सारे ऐसे आइटम्स में होता है। अच्छा, अब इसके ऊपर भी हम एक ईएफएस की, मैं जस्ट टू टेल यू कि कैबिनेट ने 2-3 दिन पहले अप्रूवल दे दी है। हमने ईएफएस स्कीम को पूरा ओवरहाल कर दिया है, उसकी जितनी मेजर कमजोरियां थी वो इंशाल्लाह दूर हो जाएंगी और हम उसकी तरफ मूव कर रहे हैं। ये दोनों चीजें हो रही हैं, दोनों साइड पे हो रही हैं। लेकिन ये है कोई, इसमें ना थोड़ा पेशेंस की जरूरत है, ग्रोथ में भी थोड़ा पेशेंस की जरूरत है और रिफॉर्म में भी पेशेंस की जरूरत है। एंड आई थिंक इस वक्त जिस तरह सब लोग अलाइंड है, मुझे तो इवन जो आपके कंप्लायंट बिजनेसमैन है वो भी इस सारी विजन के साथ अलाइंड लगते हैं। तो आई होप वी आर ऑन द राइट पाथ। बस वी शुड हैव द पेशेंस टू स्टेट। हम इसमें किसी वक्त जाके घबरा के जो है ना वो यकदम को दौड़ ना लगा दे, बस उससे हमें बचने। वी हैव टू रेजिस्ट द टेम्पटेशन टू ओवरग्रो। लगेगा साहब जाहिर है, मगर इस सारे में जब बात हो रही है आगे बढ़ने की तो पाकिस्तान में हमने देखा है कि ये अज्यूम किया जाता है कि जो प्रॉपर्टी सेक्टर है वो हमें ग्रोथ की तरफ लेके जाएगा। उस पर दूसरी डिबेट ये है कि जो प्रॉपर्टी है वो सेक्टर, वो कॉन्सिक्वेंस हो सकता है ग्रोथ का, ना कि वो ग्रोथ को लीड कर सकता है। अब एक दफ़ा फिर आप लोगों ने पहले बड़ी सख्तियों की बात की थी कि हम ये इनफॉर्मल इकॉनमी को ख़त्म करेंगे, ये जो प्रॉपर्टी सेक्टर के ज़रिए काला धन सफ़ेद किया जाता है इसको ख़त्म करेंगे। मगर एक दफ़ा फिर बात हो रही है कि जो मिनिमम जो टैक्सेस हैं वो भी कम किए जाएँ, 1 करोड़ रुपए तक की बाइंग पर नो क्वेश्चंस आस्क्ड वाली पॉलिसी हो। तो फिर दूसरी इंडस्ट्री को इंसेंटिवाइज करने की बजाय हम फिर इस तरफ जा रहे हैं। मैं सब 2 बातें देखें, थोड़ा सा हमें ना इसमें एक इक्विलिब्रियम की ज़रूरत है। पहली बात यह है कि इस वक्त जो गवर्नमेंट की टास्क फोर्स बनी है वो प्रॉपर्टी सेक्टर के लिए नहीं बनी, कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए बनी है कि कंस्ट्रक्शन को कैसे आगे लेके जाना है। आपके यहाँ रफली इस वक्त, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, तो आपके कोई 1 करोड़ 20 लाख का हाउसिंग शॉर्टेज है, ठीक है? तो ऐसा बात नहीं है। देखिए, हाउसिंग का सेक्टर बुरा सेक्टर नहीं है, हमने उसको जिस तरह स्ट्रीट किया, स्ट्रक्चर किया, उसमें इश्यूज आए। से फॉर एग्जांपल आपने ह्यूज एंट्री बैरियर्स क्रिएट किए।
आपने एक लाइसेंस राज है, इससे एनओसी लो, इससे लो, इससे लो, लैंड एग्रीगेशन। अब एंट्री बैरियर जिस सेक्टर में भी आप हाई करते हैं उसमें कंपटीशन कम हो जाता है और जो उसके पे ऑफ्स है वो हाई हो जाते हैं। सो जो काम करने की जरूरत है वो ये नहीं है। अच्छा, प्रॉपर्टी में जो हमने एक ज्यादती की, और ये सच्ची बात है, और इसीलिए की क्योंकि वो सारी इन्वेस्टमेंट वहां जा रही थी, ट्रांजैक्शन टैक्सेस हाई किए। ट्रांजैक्शन टैक्सेस हाई करना दुरुस्त नहीं है, लेकिन कैपिटल गेन टैक्स को वही होना चाहिए जो बाकी सेक्टर में है। सो इनकम के सोर्स की बजाय कि वो सोर्स कहां से आ रहा है, आपकी इनकम उसी तरह टैक्स होनी चाहिए। लेकिन ट्रांजैक्शन टैक्सेस तो आप किसी जगह भी लगाएंगे तो वो एक्टिविटी को कम करेगा। मेरा अपना ये ख्याल है कि जो गवर्नमेंट की टास्क फोर्स बनी हुई, और आज में आरफ भाई उसी मीटिंग में थे, वहां ये दोनों बातें हुई। ये भी हुआ कि जो ओवर सप्रेस हुआ है कंस्ट्रक्शन का सेक्टर वो नहीं होना चाहिए, और ये भी हुआ कि उसको भी जो अपने प्रोहिबिटिव ट्रांजैक्शन टैक्सेस लगाए वो नहीं होने चाहिए। और मेरा ख्याल इस पे जनरल एक इत्तेफाक होगा। अब 9 से 13% ट्रांसफर टैक्सेस तो नहीं होने चाहिए ना किसी चीज पे। मैं किसी से कुर्सी खरीदता हूं, फर्नीचर खरीदता हूं, तो मैं 13% उसके ऊपर ट्रांसफर के टैक्सेस नहीं देता। मैं सेल्स टैक्स दे सकता हूं, मैं उसके ऊपर इनकम टैक्स दे सकता हूं, लेकिन ये ट्रांसफर टैक्स तो होल्डिंग की नेचर में है, तो ये नहीं होने चाहिए। तो उसे यकीनन कम किया जाएगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो जो एक पुराना था कि जी आप, जैसे अभी आपको पता है एक 15% का आपका कैपिटल गेन टैक्स है, इंडिया में 20% है। पहले आपको पता है वो स्लैब्स होती थी कि कुछ सालों के बाद वो कैपिटल गेन टैक्स होता ही नहीं था। तो बिल्कुल इस पे इत्तेफाक है कि जो पिछले बजट में हम कैपिटल गेन टैक्स लगाया वो लगा रहेगा। तो ऐसी बात नहीं है कि वो खत्म हो जाएगा। एक ना वो नरेटिव जरूर बनाया जा रहा है कि जी शायद रियल एस्टेट के जरिए ग्रोथ की कोशिश की जा रही है। रियल एस्टेट के जरिए नहीं, कंस्ट्रक्शन सेक्टर को जरूर इनकरेज करेंगे, लेकिन उस हद तक जितना उनके ऊपर एक्सेसिव प्रोहिबिशंस है। पहले मगर एक तो आपने बात की ट्रांजैक्शन टैक्सेस के हवाले से, फिर एक जो बात आ रही थी कि 1 करोड़ या 5 करोड़ तक की अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो क्वेश्चन ना पूछा जाए। उसमें एक मसला यार है, जब ये जुमला कहा जाता है शायद ये बात नहीं हुई, ये किसी फोरम पे अप्रूव नहीं हुई और ये नहीं होगा। नहीं, ये अभी तक किसी फोरम पे इस बात की अप्रूवल नहीं है कि नो क्वेश्चन आस्क्ड। ऐसी कोई, ये तो एमनेस्टी वाली बात है ना। Exactly. कोई फोरम अप्रूव भी नहीं कर सकता, आपको पता है इस बात को। मतलब अगर जब कहा जाता है कि 1 करोड़ से 1.25 करोड़ घरों की शॉर्टेज है, ये उस सूरत में तो समझ में आता है कि बहुत सारे लोग घर खरीदने को तैयार हैं मगर घर नहीं है। इस वक्त तो सूरत हाल कराची में अगर आप देख लें तो बिल्डर्स आपको नजर आते हैं जिनकी बिल्डिंग्स बन रही हैं मगर खरीदार नहीं है। लोगों की डिस्पोजेबल इनकम खत्म होकर रह गई है, महंगाई की वजह से, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। उसकी वजह यह है कि इन घरों को इतना महंगा नहीं बनना चाहिए था। हमने क्योंकि वो प्रोहिबिशन की एक वो दीवारें क्रिएट की, तो वो घर जिनकी ये कीमत नहीं होनी चाहिए थी वो कीमत है मार्केट में। सो इफेक्टिव डिमांड 1 करोड़ 20 की नहीं है, जरूरत 1 करोड़ 20 की है। वो जब आप उन बैरियर्स को कम करेंगे तो आपकी प्राइसेस मुनासिब होंगी, तो फिर इफेक्टिव डिमांड बढ़ेगी, एक्चुअली सेक्टर का फायदा होगा। लेकिन मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूं कंस्ट्रक्शन सेक्टर कि जब आप फैसले करें तो प्रॉपर स्टडी करके, उसलिए बड़ा लाजमी कि जो खरीदने वाले हैं उनको इंसेंटिवाइज किया जाए किसी तरीके से कि उनके लिए आसानियां हो, उनकी इनकम के लिए आसानियां हो खरीदारी के लिए। मेरा ये ख्याल है कि अगले बजट में या उससे पहले इस पे सीरियस काम हो रहा है कि जो आपके लो कास्ट हाउसिंग है उसमें गवर्नमेंट कैसे फैसिलिटेट कर सकती है। हम उसके रेट्स नहीं कम करेंगे, मे बी गवर्नमेंट उसमें से कुछ कास्ट को पिक कर ले, जैसे पहले भी करते हैं। आप फाइनेंसिंग बेहतर करते हैं, फिर आपके फोरक्लोजर लॉज हैं उसके ऊपर काफ़ी सारा काम हुआ हुआ ऑलरेडी, उनको लाने की ज़रूरत है ताकि आपका जो मॉर्गेज फाइनेंस है वो आए, वो सारी चीज़ें हैं। सो वो रास्ता इस तरफ जाने का वो रास्ता नहीं है जिस पे हम कई दफ़ा जाते रहे हैं पहले। तो मेरा अपना ये ख्याल है कि इस दफा उस तरह का मुझे नहीं नजर आ रहा कि होगा। ये एक बैलेंस्ड अप्रोच होगी इसके बारे में। आरफ भाई भी यहाँ बैठे हुए हैं, आप उनसे भी पूछ रहे हैं, नोज मच बेटर अबाउट द सेक्टर। लेकिन एमनेस्टी कोई नहीं है इसमें, बिल्कुल हमें क्लैरिटी है, कोई एमनेस्टी नहीं है। ये बड़ी अहम बात है क्योंकि ज़ाहिर इस हवाले से बहुत ज़्यादा बात हो रही थी। आरिफ साहब, आपका एक ओपिनियन है कि जो प्लॉट की परचेज है वो अगर कन्वर्ट नहीं होता बिल्डिंग में तो फिर बेशक टैक्सेशन हो। एज ऑफ नाउ जो डिबेट हो रही है जी, आपका कमेंट। ये आपने तो टास्क फोर्स के सारे सब्जेक्ट जो है वो छेड़ दिए, और मैं बड़ा बेइत्मीनान हो रहा था कि मुझे जल्दी से मौका देंगे इसी के साथ सीक्वेंस में ये बात हो जाए। देखिए, जो लंगड़ियाल साहब ने बात की है ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात की है और प्रिंसिपल की बात की। कि आम लोग जो है वो परचेज एंड सेल ऑफ प्लॉट्स एंड कंस्ट्रक्शन को रियल एस्टेट कहते हैं और रियल एस्टेट करके उसको बदनाम करते हैं। जो बात हो रही है, जैसे उन्होंने कहा कि ये टास्क फोर्स जो है वो प्लॉट परचेज सेल के बारे में नहीं है,
ये कंस्ट्रक्शन को किस तरीके से जो है वो प्रमोट किया जाए, फैसिलिटेट किया जाए, इसकी बात हो रही। अब ये तो सब एग्री करते हैं ना कि कंस्ट्रक्शन में जो है सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है, इसके ऊपर जो टैक्सेस है ना कंस्ट्रक्शन पे 115% ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द प्लॉट जो है वो 115% टैक्स है। इंडस्ट्री से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन पे टैक्स है। आप कैलकुलेशन करके जो है वो बैठें। अब इस पर तो बहरहाल बहुत इत्तेफाक है किस तरह लोगों को फैसिलिटेट किया जाए, छोटे लोग किस तरीके से जो है उनके ऊपर जो है फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या होने चाहिए, कैसे करने चाहिए। दुनिया में जो सब चीज़ें हैं वो सिर्फ ये पार्ट तो टैक्स का भी जिक्र हुआ, लेकिन वो 4-5 और जो है वो एरियाज़ हैं कि जिस पर रिकमेंडेशंस हैं, और इंशाल्लाह वो जब पूरी की पूरी रिकमेंडेशन आएगी तो आप ये देखेंगे कि मुल्क के अंदर जो है वो परचेज़ ऑफ हाउसेस, शॉप्स एंड ऑफिसेस जो है वो फैसिलिटेट होगा। वो तो सब चाहते हैं ना, उस पर तो कोई किसी का आई थिंक डिफरेंट ओपिनियन नहीं है। ये जो प्रपोज़ल है कि आप 50 मिलियन रुपीस तक जो है वो इसका जो है वेल्थ रिकन्सिलिएशन ना मांगे। इस वक्त प्रॉब्लम ये है, शाहज़ेब साहब आपको तो पता है स्टॉक एक्सचेंज में पहले कैश का बहुत दौरा था। 2011-12 के अंदर जो है वो एक गवर्नमेंट की पॉलिसी आई कि जो शख्स भी 2 शेयर्स ख़रीदेगा विद अनरिकन्सिलिएटेड वेल्थ के साथ और 2 साल उसको होल्ड करेगा, उससे जो है वो वेल्थ रिकन्सिलिएशन भी पूछा जाएगा। आज आप बता दीजिए कि एक ट्रांजैक्शन भी जो है वो कैश से होता हो तो मैं ये काम छोड़ दूंगा। वो 100% वो जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा कामयाब है। रीट में हम काम करते हैं, कोई बता दे कि एक भी जो है वो ट्रांजैक्शन जो है वो कैश पे होता है, उस पर जो है वो रीट में सेंट्रल डिपॉजिटरी जो है वो इसका कस्टोडियन है, प्लॉट उसके नाम पर होता है, प्रॉपर्टी उसके नाम पर होती है, सारी रिसीट्स जो है बायर से वो रिसीव करता है, और सारी एक्सपेंडिचर जो है डिसबर्समेंट्स है वो सेंट्रल डिपॉजिट, उसमें डेवलपर का कोई अमल दखल जो है वो नहीं होता सिवाय उसकी मैनेजमेंट के। अब इस वक्त ये हो रहा है कि बहुत सारे कॉर्पोरेट, हम तो इस बिज़नेस में दिन रात है ना, बहुत सारे कॉर्पोरेट्स, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दे वांट टू इंटर इनटू ए कंस्ट्रक्शन बिजनेस, लेकिन जो अल्टीमेटली जब वो सेल करने जाते हैं तो वो बायर वो कहता है कि मेरे पास वेल्थ रिकन्सिलिएटेड जो है वो वेल्थ नहीं है, मैं आपको कैश दूंगा। अब कैश लेना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर वो कैश लेते हैं तो फिर आगे उसको बैलेंस भी उनको फिर कैश पे करना है। तो इसका मतलब ये है कि वो सारे कॉन्ट्रैक्टर को पैसे भी कैश दें, लेबर को भी कैश दें, फिर मटेरियल ख़रीदते हैं उसको भी जो है वो कैश दें, और उससे गवर्नमेंट के जो है वो सारे टैक्सेस आप देखें ना, कितने ज़्यादा टैक्सेस जो है वो एवेड होते हैं और टैक्सेस जो है वो गवर्नमेंट को नहीं मिलते। तो ये कोई वो एमनेस्टी नहीं है। एमनेस्टी जो नया घर कितने लोग लेते हैं, ज़रा आप एक लिस्ट तो बना लेना। तो नया घर जो लेगा उसके लिए ये जो है फैसिलिटी की बात हो रही है। तमाम प्लॉट ख़रीदने वाले के लिए जो है वो बात नहीं हो रही। कोई ऑफिस ख़रीद रहा है, कोई दुकान ख़रीद रहा है, उसके लिए ये बात हो रही है कि आप वन टाइम जो है, और उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन वो दोबारा बेच तो नहीं सकेगा, वो तो जो है उसको लेगा, रखेगा, रहेगा। तो एंड यूज़र के लिए इसलिए क्या ये प्रपोज़ल है, ताकि सारा आपका जो साइकिल है वो डॉक्यूमेंटेड हो जाए। वो डॉक्यूमेंटेड हो जाए तो आप ये कहते हैं ना यार हमारी एक्चुअल जीडीपी तो बहुत है, वो सही रिकॉर्ड पे नहीं आती है। तो इसलिए नहीं आती है कि सारा जो है अनडॉक्यूमेंटेड जो है मामला चल रहा होता है। तो आप तो उनको कोई रास्ता नहीं दे रहे। पिछले दिनों जब चीफ साहब आए थे यहाँ कराची, तो लोगों से उन्होंने कहा कि आप पैसे अपने वापस लाएं। उन्होंने कहा सर हमारी गलती हो गई है, हम पैसे बाहर तो ले गए हैं, लेकिन अब वापस आने का रास्ता तो हमें दें। तो ये तो हम चलो वो तो फिर भी इतने ज़्यादा सिंपैथी के हकदार नहीं है, लेकिन ये जो घर ख़रीदने वाले भाई बहन बाप बेटे पैसे जमा करके, उनके पास वेल्थ रिकन्सिलिएशन कभी उन्होंने ज़िंदगी में अपनी की नहीं होती है। अब उससे आप वेल्थ रिकन्सिलिएशन जो है वो कब मांगेंगे? आप बेशक आप कहेंगे भी 5 करोड़ रुपया कोई बहुत ज़्यादा है, आप एक रीज़नेबल जो है चीज़ के जिससे आपको ये लगे कि जो लोग सही बिल्डर ये सही काम करना चाहते हैं, पुराने गुनाहों की तलाफ़ी करके सीधा चलना चाहते हैं, उनको अगर आप मौका नहीं देंगे तो आई थिंक गुड लक टू द गवर्नमेंट एंड पॉलिसी मेकर कि अगर वो इसी तरह चलना चाहते हैं इसी तरह जो है वो चलें। लेकिन ये तो हम बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री एंड बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द ट्रेड जो है वो बात कर रहे हैं। एहसन मालिक साहब, जो पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल है उसने इन तमाम प्रपोजल्स पर जो कि आरिफ हबीब साहब जिसका जिक्र कर रहे हैं उस पर एतराज़ उठाया और बाकायदा तौर पर कहा कि ये नहीं होना चाहिए आगे बढ़। जो आरिफ साहब बातें कर रहे हैं फिर वो कैसे गलत हैं आपके ख्याल में? जी देखिए, इन जनरल आई थिंक कोई भी एमनेस्टी अब तक कामयाब नहीं हुई।
तो आई थिंक ये विदाउट यूजिंग दोज वर्ड्स बेसिकली reconciliation ना हो वगैरह वगैरह इज अमाउंटिंग टू एमनेस्टी। तो इसलिए एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल हम इसको अपोज करते हैं। और अगर फ्रैंकली करनी भी होती तो, जो कि मैं नहीं रिकमेंड करता, अगर करनी भी होती तो फिर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट लेट सेक्टर पे होती तो कुछ समझ भी आ जाती। लेट्स नॉट गो देयर। मैं एक बात से बहुत खुश हुआ हूँ जो चेयरमैन साहब ने फरमाया कि ट्रांजैक्शन टैक्सेस बहुत हाई हैं। कॉमर्स सेक्टर पे 18% GST का ट्रांजैक्शन टैक्स है। हम इनकम टैक्स भी देते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि चेयरमैन साहब जो है इस पर गौर करेंगे। उसको आपने शायद कोई 13% का कहा था कि वो बहुत हाई है, तो 13% से कम कर दीजिए GST। अच्छा, फिट फॉर ग्रोथ की बात हो रही थी। अगर फिट फॉर ग्रोथ होते हमारे मुल्क की पॉलिसीज़ होती तो ये इतना वाइड एविजन हो रहा होता? क्या हम एक्सपोर्ट पे उतना नहीं ध्यान देते जो 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 कि हमें देना चाहिए था? क्या हमारे पास इस वक्त जो FBR जिस तरह कन्फिगर्ड है उसकी वजह से हरासमेंट नहीं हो रहा? तो ये सब चीज़ें क्या करती हैं? ये ग्रोथ को रोकती हैं, ये ग्रोथ को प्रमोट तो नहीं करती ना। तो मैं जब ये कहता हूँ कि जी हमारी फ़िट फॉर ग्रोथ होनी चाहिए पॉलिसीज़, तो पॉलिसीज़ तो हमारी फ़िट फॉर ग्रोथ नहीं है। आई थिंक मोहम्मद अली तबा ने भी यही फरमाया है कि इस वक्त जो है हमें मुख्तलिफ़ पॉलिसीज़ लाने की ज़रूरत है। हमको फिस्कल पॉलिसी को फंडामेंटली एंड कंसेप्चुअली उसको सही करने की ज़रूरत है ताकि लोग आगे आएँ और इन्वेस्ट करें, ना कि ये कि वो यहाँ मुल्क से भाग जाएं। यहाँ पे जब 60% आपको टैक्स रेट है तो क्यों कोई इन्वेस्ट करेगा यहाँ पे? मेरा ख्याल है सबको ऑलमोस्ट इस बात पर ही कंसेंसस है कि वी आर नॉट फिट फॉर ग्रोथ। अगर हमने वैसे ही ग्रो करना है जैसे हमने मादी में ग्रो किया था, यही मेरा ख्याल है तब्बा साहब भी कह रहे हैं, यही लंगरियाल साहब भी कह रहे हैं। जी सुल्तान, मतलब मैं ये कह रहा था कि फिट फॉर 6% ग्रोथ लेड बाय इंपोर्ट हम नहीं हैं। और जो एहसन साहब की इस बात को मैं सेकंड करूंगा, हम वो भी फिट फॉर ग्रोथ नहीं है कि हम एक्सपोर्ट लेड हो जाएं। जिस तरह चेयरमैन साहब ने कहा कि पेशेंस की ज़रूरत है। अगर हमें एक्सपोर्ट लेड होना है तो बिजली के रेट आधे करने पड़ेंगे, टेक्सटाइल पे जो भी एक्सपोर्ट है उसका इनकम टैक्स कम करना पड़ेगा। जो IT वाले हैं जिसमें पोटेंशियल है, आरिफ साहब कह रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे थे कि ग्रोथ नहीं हो रही, इसलिए नहीं हो रही कि लोग फ्रीलांसर बन गए, वही काम दुबई के थ्रू कर रहे हैं और टैक्स बचा रहे हैं, रेमिटेंस पे 1% दे रहे हैं, या सॉफ्टवेयर हाउस जो है 40% का रहा है। तो दोनों सूरतों से हम फिट फॉर ग्रोथ नहीं है। एक तो 6% वाली जो बूम एंड बस्ट वाली उसके भी नहीं है। एक्सपोर्ट लेड हम कह तो सकते हैं मगर उसमें 3 साल लगेंगे, क्योंकि 3 साल के बाद इतना मैं कमाऊंगा कि मैं 35-40% टैक्स अफोर्ड कर सकूंगा जो मेरा पड़ोसी मुल्क 30% कर रहा है। 3 साल के बाद मैं 60 रुपए की बिजली अफोर्ड कर सकूंगा जो मेरा पड़ोसी 30 रुपए की कर रहा है। तो दोनों सूरतों का मकसद ये था। इसका मतलब ये नहीं था कि 0.1% भी हम नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है अगले 2-3 साल हम 4-4.5% की GDP ग्रोथ अटेन कर सकते हैं। अगर हमने रिजर्व 20-25 कर लिया तो शायद 5 भी कर सकते हैं, मगर ये होता हुआ नज़र नहीं आता। लंगरियाल साहब, ये जो बात है कि आपने कहा कि 13% जो ट्रांजैक्शन टैक्सेस हैं, अब पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल से एहसान मलिक साहब का कहना है कि जो फॉर्मल सेक्टर है वो पहले इतना सारा इनकम टैक्स दे रहा है, 18% वो GST दे रहा है, तो फिर उसको भी कम कर दें, उसकी भी इतनी फिक्र होनी चाहिए। नहीं, ये एहसान साहब से हमारी बहुत दफ़ा इस पे बात हुई है। एहसान साहब बहुत हमारे लिए मोअज़्ज़ज़ भी हैं। देखिए, बात यह है कि सेल्स टैक्स जो है वो कंजम्पशन टैक्स है, वो इंडस्ट्री नहीं देती, वो तो कंज्यूमर से कलेक्ट होता है, इंडस्ट्री सिर्फ उसकी ट्रस्टी है। तो आप सेल्स टैक्स कैसे करते हैं? हाँ, इंपोर्ट स्टेज के ऊपर जो हम सेल्स टैक्स वगैरह कलेक्ट करते हैं वो आप ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि वो पास थ्रू है इनके लिए जब ये एक्सपोर्ट करते हैं। या दूसरी जगह भी है, आपको पता है इनपुट आउटपुट एडजस्टमेंट का सिस्टम है। प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन में इनपुट आउटपुट एडजस्टमेंट सिस्टम नहीं है। ये बुनियादी फ़र्क है। वैट रिजीम डिफरेंट है और प्रॉपर्टी के ऊपर ट्रांजैक्शन टैक्सेस की नेचर ही डिफरेंट है। तो जब मैन्युफैक्चरिंग का हम कहते हैं कि उसके ऊपर वो टैक्सेस हैं, बिल्कुल हैं, वैट रिजीम में वो रिकवरेबल हैं। लेकिन ये बात से मैं एग्री करता हूं कि जो हम इंपोर्ट स्टेज के ऊपर एडवांस में ले रहे हैं, जो बाद में हो जाता है एडजस्ट, या इनकम टैक्स ले रहे हैं, उसे कम करने की जरूरत है। ये मैंने बहुत शुरू में आपको ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा था कि वो नहीं होना चाहिए। हम इंशाल्लाह उस तरफ जाएंगे, इसमें कोई वो नहीं है। कब जाएंगे कि जिस तरह ग्रोथ एक दिन में नहीं आ सकती ना, इस तरह ये एडजस्टमेंट भी एक दिन में नहीं आ सकती। और जो आखिरी बात हमारे दोस्त ने कही कि हमें थोड़ा सा जी एक पॉइंट आरिफ हबीब साहब देना चाह रहे हैं, फिर मैं आपके ये जो आप टैक्स रेट कम करने की जो बातें कर रहे हैं और जो प्रपोजल हो रहा है ना, वो सिर्फ एडवांस कलेक्शन, एडवांस टैक्स की बात है मेनली। एडवांस टैक्स का मतलब ये नहीं है कि वो एडजस्टेबल टैक्स है एडवांस टैक्स, और वो टैक्स तो वहीं रहेगा। सिर्फ जो एडवांस कलेक्शन है उसका रेट जो है वो रिड्यूस होने की जो है वो प्रपोजल है। तो उसको जो है वो मेनली जो है वो बड़ी चीज़ जो है वो ये है। और जो बहुत
बहुत सही सोच है लंगड़ियाल साहब की कि वो ट्रांजैक्शन टैक्स आप अप फ्रंट इतने पैसे जो है ले लेते हैं, वो टैक्स तो उनको देना ही है। ये नहीं है कि टैक्स कम हो जाएगा उससे, उनको टैक्स अभी अप फ्रंट देना है या उनको टैक्स जो है वो जब ड्यू होगा जब देना है। जी लंगड़ियाल साहब, आप कोई आखिरी पॉइंट देना चाह रहे थे, फिर मैं तबस आपकी तरफ जाता हूँ। जी वो मैं बेसिकली ये कह रहा था कि ये अभी जो बात की ना कि जी क्या हमें 6% 8-7% पे ग्रो कर सकते हैं या 4-4.5 पे करना है, ये सर डायनेमिक इक्वेशन होती है। अगेन ये हमारे ज़हन में जो फिगर्स है ना, ये सारे हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंस का नतीजा, और वो एक्सपीरियंस बहुत यूजफुल एक्सपीरियंस है, मैं उसको बिल्कुल डाउन प्ले नहीं कर रहा। मगर हमने इन एरियाज में कब काम किया है? आईटी के ऊपर बहुत मेजर एक काम हो रहा है, गवर्नमेंट कर रही है, नए हमारे आईटी के सेक्रेटरी प्राइवेट सेक्टर से आए हुए हैं। हम इस वक्त जो आईटी ग्रेजुएट हम अच्छी क्वालिटी के पैदा कर रहे हैं, उस कंस्ट्रेंट को दूर करने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट। अब अगेन वो बात मीडियम टर्म की है कि उसके नतीजे में जो रिजल्ट आएंगे क्या वो आ जाएंगे, नहीं आएंगे। मैं एक और बात भी आपको बताऊं, ये जादू वाली जो ग्रोथ है ना, ये सस्टेन नहीं कर सकती। ग्रोथ वही सस्टेन करेगी जो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाएगी, क्योंकि वो हार्ड फाट, हार्ड वन, हार्ड अर्नड ग्रोथ होगी। जो हार्ड अर्न नहीं होगी वो वापस आ जाएगी। तो अगर हमने जादू वाली ग्रोथ करनी है तो वो तो ज़ाहिर है एक दिन में फाइनेंस मिनिस्टर फैसला कर सकते हैं, बट वो सस्टेन नहीं करेगी। सस्टेनेबल तभी होगी जब हम ये आईटी में, मिनरल में, फूड की प्रोसेसिंग में, शिपिंग में, जिसकी तरफ आपको इशारा हुआ, गारमेंट्स की एक्सपोर्ट में हम एक मेजर टर्न अराउंड करेंगे, और वो टर्न अराउंड आहिस्ता आहिस्ता होगा। और ये बिल्कुल ठीक बात है कि एक रिलेशनशिप है बिटवीन योर रिजर्व्स एंड योर ग्रोथ रेट, लेकिन उसको चेंज किया जा सकता है बाय चेंजिंग द मिक्स ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ मिक्स को हमने उस तरफ लेके जाना है कि वो रिलेशनशिप उतनी बाइंडिंग कंस्ट्रेंट ना रहे। अब मेरा ये ख्याल है कि हम सब लोग तकरीबन एक बात कर रहे हैं, जरा डिफरेंट शेड्स के साथ कर रहे हैं। मुझे एक ब्रेक लेना है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान के लिए कर डालो, आखिरी मौका है। बहुत अहम सवालात हैं जिनके जवाबात भी साथ साथ सामने आ रहे हैं। गोइंग फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, सिस्टम में क्या प्रॉब्लम्स हैं, सब पे मज़ीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ट्रांसमिशन में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। जी तबस साहब, ज़ाहिर आपका दोनों तरफ से ताल्लुक़ है। अगर ज़ाहिर कंस्ट्रक्शन सेक्टर ग्रो करता है तब भी आपकी इंडस्ट्री को फ़ायदा होता है, अदरवाइज़ भी आप मैन्युफैक्चरिंग और दीगर इंडस्ट्रीज से वाबस्ता हैं, ऑटोमोबाइल से। किस तरीके से आगे बढ़ने की हमें यहाँ से ज़रूरत है, क्या करें? देखिए, हमने काफ़ी एरियाज़ में बात की है जिसमें एक्सपोर्ट का बार बार जिक्र आ रहा है, और आई थिंक शायद सुहेद ने या एहसान साहब ने कहा कि एक्सपोर्ट पे जो पिछले बजट में जो टैक्सेशन रिजीम है, जो 2% इन्होंने मिनिमम टैक्स और फिर फाइनल टैक्स रिजीम जो भी 29% प्लस 10%, तो जब आप एक्सपोर्ट सेक्टर जिनकी ऑलरेडी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आपने बहुत सारे मालिक के साथ आपको कम्पीट करना होता है और आपका प्रॉफिटेबिलिटी कम होती है और उसमें इतनी हैवी टैक्सेशन हो, तो जो आपके पास जो इनकम बच जाती है तो वो री इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी नहीं है। बिकॉज एक्सपोर्ट वो इंडस्ट्री है शाजी साहब जिसमें आपको कंटिन्यूस री इन्वेस्टमेंट की इसलिए ज़रूरत है कि आपका कंपटीशन पाकिस्तान में नहीं है, आपका कंपटीशन ग्लोबल प्लेयर्स के साथ है। तो जब आप बहुत ज़्यादा टैक्सेशन एक्सपोर्ट सेक्टर से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो इनकी जो अर्निंग कैपेसिटी, जो रिटेन अर्निंग इतनी कम रह जाती है कि वो इनफ नहीं है कि वो अपने आप को BMR भी कर सकें, मॉडर्नाइज भी करें और साथ साथ ग्रोथ और नए प्रोजेक्ट्स की तरफ भी जाएँ। तो मेरे ख्याल में अगर हमें एक्सपोर्ट को सीरियसली कंसिडर करना है तो टैक्सेशन पॉलिसी को दोबारा से रिविजिट करने की ज़रूरत है। दूसरा, देखिए रियल एस्टेट का मैं बहुत नहीं, लेकिन हमारा भी चूँकि रियल एस्टेट में एक्सपोजर है, बहुत सारे कंप्लाइंट है, जैसे रीट है जो 100% कंप्लाइंट है। प्रॉब्लम यह है कि मेजॉरिटी जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है ना, उसमें जो वैल्यूएशन है, जो आप ज़मीन ख़रीदने जाते हैं, अगर 5 लाख की ज़मीन है पर गज़, तो उसकी रजिस्ट्री हो रही है तो 2.5 लाख में। फिर जो अपार्टमेंट बनते हैं वो भी उसी हिसाब से बिक रहे होते हैं, तो उसमें बहुत बड़ा एक वाइट ये अनऑफिशियल मनी जो है वो इन्वॉल्व हो जाता है। देखिए, इसको सीधा करने के लिए दुबई में आप जाए ना, मतलब कोई पैरेलल वो नहीं है, बुक्स नहीं है, एक ही बुक है, सबके लिए एक ही प्राइस है, लैंड प्राइस एक है। तो ये सिंप्लीफिकेशन करने की ज़रूरत है कि FBR अपनी वैल्यूएशन को इतना ऊपर लेके जाए कि वो मार्केट के करीब आ जाए। जब वो मार्केट लेवल के करीब आ जाएगा ना, तो जितनी भी जो आपकी जो बाइंग एंड सेल होगी अपार्टमेंट्स की, ऑफिसेज़ की, शॉप्स की, वो इतनी रियलिस्टिक लेवल पे आ जाएगी कि उसमें सारा पैसा ऑफिशियल आना शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत सारे जो डिस्कशन है ना, वो सारे नल एंड वॉइड हो जाते हैं। कि प्रॉब्लम यह है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से
आपकी जो पैरेलल इकोनॉमी इसको बहुत बड़ा जंप मिलता है, जिसकी वजह से आपकी जो ग्रोथ है वो दोबारा से बहुत क्विक बेसिस पे आना शुरू हो जाती है। तो हमें वैल्यूएशन को फिक्स करने की ज़रूरत है। जिस दिन आपने वैल्यूएशन फिक्स कर दी बड़े शहरों के अंदर, तो उस वक्त आपकी जो ये ट्रांजैक्शन वैल्यू है मार्केट वैल्यू से बिल्कुल ही करीब हो जाएगी। तो जब जाके आपके बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। उनसे इनके जो लैंड टैक्स, जो लैंड आप ख़रीदते हैं और ट्रांसफ़र कराते हैं, जो चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं, तो इसी का यही रीज़न है ना कि आपकी लैंड की जो वैल्यूएशन है वो आधे पे रजिस्ट्री होती है, आधे पे कैश पे पैसे दिए जाते हैं। ये बात छुपी हुई तो नहीं है। तो यही चीज़ जब बाकी शहरों में और मुल्कों में ये इस्टेब्लिश है और इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कंस्ट्रक्शन की, जो मैं आरिफ भाई से एग्री करता हूँ कि ये बहुत बड़ा सेक्टर है जो जीडीपी को ग्रोथ करता है, ख़ासतौर पे लो कॉस्ट हाउसिंग है, मिड कॉस्ट है, हाई एंड है, बट उसको फिक्स करने की ज़रूरत है। रादर देन कि हम कहें कि उसको हम डिस्करेज करें, बट इसके जो प्रोज एंड कॉन्स है ना उसको ठीक करने की ज़रूरत है, ताकि पैरेलल इकोनॉमी क्रिएट ना हो आपकी, और जो ब्लैक पैसा है ना वो उसके अंदर पार्क ना हो आपका रियल एस्टेट के अंदर। ये पैरेलल इकोनॉमी और ब्लैक पैसे की आप बात कर रहे हैं, मैं सारे आखिर में बिल्कुल सबका लास्ट ओपिनियन चाहूँगा। तब साहब, इसमें मसला ये कि जब इंटरेस्ट रेट्स नीचे आ रहे हो, पाकिस्तान में हमने ट्रेडिशनली देखा है पैसा होता है लोगों के पास, अब पैसा आ गया मार्केट में, पैसा आ गया तो उसको एवेन्यूज़ चाहिए, कभी डॉलर में चला जाता है, कभी प्रॉपर्टी मार्केट में चला जाता है। अब जबकि ये सिनेरियो आ रहा है तो ये कहाँ जाएगा? खुदा ना खास्ता फिर ऐसे एवेन्यूज़ में जाएगा जिससे बबल बनेगा, या आपको कुछ ऐसे एवेन्यूज़ नज़र आ रहे हैं जो कि कहीं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, कहीं एक्सपोर्टेबल सरप्लस इसमें कंट्रीब्यूट करेगा? नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ कि आप वैल्यूएशंस ठीक कर दें तो आपका पैसा बिल्कुल सही जगह पे आके लगेगा, जिसमें रेवेन्यूज़ भी सही होंगे। और जिस तरह से बाकी कॉर्पोरेट टैक्स है कि अगर आपका जो प्रॉफिट है उस पर 29% नॉर्मल टैक्स है, 10% आपका सुपर टैक्स है, जो कि नहीं होना चाहिए सुपर टैक्स, पर जो है टेम्प्रेरी। तो आई थिंक नगरान साहब को, बिजनेस कम्युनिटी को और पाकिस्तानीज़ को बायलाज एक रोड मैप इन्होंने कहा कि हम देंगे, तो हमें बताएं रोड मैप के जो टैक्स आप रिड्यूस करेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, 1 साल 2 साल 3 साल, ताकि एटलीस्ट क्लैरिटी आ जाए ना कि सुपर टैक्स कब चला जाएगा, सैलरी क्लास में जो टैक्स है वो कब कम होगा, जीएसटी जो 18% है क्या ये अभी हम इसको मेंटेन करेंगे या उस पर भी हम कमी लाएंगे। तो रोड मैप की और क्लैरिटी की ज़रूरत है। दूसरा जो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कहते हैं ना कि एलिफेंट इन द रूम, वो है हमारा एनर्जी सेक्टर। अब ये एनर्जी सेक्टर को जब तक हम डी रेगुलेट नहीं करेंगे ना, तो ये आपका जो बर्डन ऑन इंडस्ट्री, कंज्यूमर, कमर्शियल, वो ठीक ही नहीं हो सकेगा आपका। तो इसमें ज़रूरत यह है कि आप इसको पूरा जो मॉडल है ना, ये जो अभी तो गवर्नमेंट बायर है, वन बायर है, जैसे वन बायर मार्केट बेसिकली गवर्नमेंट बाय करती है, गवर्नमेंट सेल करती है, और इसमें जो इनफिशिएंसीज होती हैं, जितनी भी लाइन लॉसेस, ट्रांसमिशन लॉसेस, चोरी, नॉन रिकवरी, बिकॉज ये तो सेक्रेटरी पावर है, लंगराज साहब से तो मेरी काफ़ी इन चीज़ों में गुफ्तगू रही है, तो वो इनफिशिएंसी आप कंज्यूमर को पास कर देते हैं, बिकॉज आप कहते हैं कि यार हम सिक्योर्ड डेट अफोर्ड नहीं कर सकते, IMF की वजह से हम सिक्योर्ड डेट को हम नहीं कर, तो आप करते हैं कि जो भी टैरिफ आपका जो लॉसेज हैं वो आप कंज्यूमर कहते हैं आप पे कर दें। देखिए, प्राइवेटाइजेशन ऑफ डिस्कोर्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि ये इसकी सेक्टर में एफिशिएंसी और इम्प्रूवमेंट लाने की बहुत ज़रूरत है। जब तक आप एनर्जी सेक्टर को फिक्स नहीं करेंगे ना, पाकिस्तान का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है ना वो ग्रो नहीं करेगा, और जो इंडस्ट्रीज लग गई हैं वो ऑलरेडी पेनफुल स्टेज पे हैं। स्टील ख़ास तौर पे, बहुत सारी और इंडस्ट्री जहाँ पे एनर्जी का है, टेक्सटाइल है, वो पेन नहीं बर्दाश्त कर सकेंगी, वो कोलैप्स हो जाएंगी, और नुकसान ये होगा कि फिर आप वो चीज़ें इंपोर्ट करना शुरू करेंगे पाकिस्तान के अंदर। तो एनर्जी और गैस की आप कीमतें आप देखें ना कि गवर्नमेंट ने फोर्सफुली इंडस्ट्री को कहा कि आप बिजली की तरफ कन्वर्ट हो, हम आपको गैस जो है वो महंगी देंगे। आप गैस इंटरनेशनल प्राइसेस से पाकिस्तानी प्रोड्यूसर्स को ज़्यादा दे रहे हैं, पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर्स को आप 3500 रुपये गैस दे रहे हैं पर MMBTU, प्लस अब इसमें आप कह रहे हैं कि हम उस पर सरचार्ज भी लगाएंगे। आज इंपोर्ट जो LNG गैस है जो पाकिस्तान इंपोर्ट करता है वो $11 में करता है, $11.5, जो तकरीबन 3100 रुपये की कीमत। आप इंटरनेशनल कीमत से ज़्यादा पाकिस्तानियों को गैस बेचना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि क्या पाकिस्तान में जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो प्रोसेस पहले चला था, जब SMEs पाकिस्तान में बंद होना शुरू हुई अफगान ट्रांजिट की वजह से या आपकी जो स्मगलिंग की वजह से, क्या आप यही प्रोसेस दोबारा से पाकिस्तान में लाना चाहते हैं कि आप एक लेवल प्लेइंग फील्ड से हट के आप एक इंडस्ट्री को चार्ज करना चाहते हैं? अगर आपने इंडस्ट्री को ना कोई आपसे कभी सब्सिडी मांगती है, इंडस्ट्री कहती है लेवल प्लेइंग फील्ड, और लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब ये है कि जो आपकी कॉस्ट है, आप इंपोर्ट करें गैस, आपकी कॉस्ट है $11, साढ़े, आप 10-20 सेंट इसमें प्रॉफिट रख लें, पर उससे ज़्यादा तो चार्ज ना करें ना। आप ये ज़्यादती कर रहे हैं कि आप इंडस्ट्री पे इतना टैक्सेशन बर्डन, एनर्जी बर्डन, फिर इसके अलावा जो आपकी ओवरऑल जो मुल्क के जो इश्यूज़ हैं, उसके बाद हम कैसे सर्वाइव करेंगे? वैसे जो एनर्जी की डिबेट है वो हमने पिछले पाकिस्तान कर डालो की ट्रांसमिशन में भी की थी, एक और भी उस पर ट्रांसमिशन कर लेंगे। नाउ
आरिफ साहब, आपका फाइनल कमेंट क्या है? रोड मैप की बात हो रही है, क्लैरिटी की बात हो रही है, मईशत में जब जैसे ही अब मॉनेटरी पॉलिसी ईज डाउन हो रही है, पैसा होगा, किस तरफ आपको जाता है ये नज़र आ रहा है? देखिए, एक तो जो मुझे एरियाज़ नज़र आते हैं कि जो इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं, और वो है आई थिंक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जो एरिया है, उसमें वो इंस्ट्रूमेंट लाएं। हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ जो है वो काम कर रहे हैं कि वो जो भी प्रोजेक्ट्स लाएं वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के फॉर्मेट में लाएं, और उसमें वो प्रोजेक्ट्स जो है वायबल हैं, वो प्रोजेक्ट वायबल है, और जहाँ प्रोजेक्ट्स वो वायबल नहीं है वो उनको फिजिबिलिटी गैप फंड के ज़रिए जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसको पूरा कर रही होती है। इवन फेडरल गवर्नमेंट भी जो है वो ये कर रही है। तो ये जो एक्सेस पैसा आ रहा है, जो पैसा बाहर से भी वापस आ रहा है, ये जो रेमिटेंसेस बढ़े हैं, वो रेमिटेंसेस बेशक हमारे एक्सपेट्रिएट्स भी भेज रहे हैं, लेकिन और लोगों के पैसे वापस भी आ रहे हैं जो पहले जो है वो चले गए थे। तो अब वो ज़ाहिर है उनके लिए जो एसेट क्लास अवेलेबल हैं वो तो या स्टॉक मार्केट है या रियल इस्टेट है, और उसको कोशिश करनी चाहिए कि वो रियल इस्टेट की जगह कंस्ट्रक्शन में जो है वो जाएं। जो बिल्डअप प्रॉपर्टीज़ की परचेज़ को जो है वो इंसेंटिवाइज़ करना चाहिए, वहाँ लोगों को इंसेंटिवाइज़ करना चाहिए कि वो रेंटल इनकम के लिए बिल्डअप प्रॉपर्टी में जो है वो इन्वेस्टमेंट करें। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो गवर्नमेंट्स हैं वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बहुत ह्यूज एपिटाइट है, वहाँ ह्यूज डिमांड है। उसको मेहनत करके सही इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो मार्केट में लाए जाएं, तो फॉर्मल सेक्टर में भी जो है वो बहुत ज़्यादा इसका जो है वो डिमांड होगी। जी सर, ऐसा मैं जी मैं समझता हूँ जी कि इंटरेस्ट रेट्स तो नीचे गिर रहे हैं, सो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इज़ गोइंग डाउन, लेकिन प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग उस रेट से बड़ी नहीं है अभी तक। तो बैंक्स को एक, जिस तरह हम प्राइवेट सेक्टर का कह रहे थे कि रिस्क लेना बंद कर दिया है, बैंक्स को रिस्क लेना शुरू करना पड़ेगा फिर से, बिकॉज ज़ाहिर है कि हुकूमत को वो नहीं दे पाएंगे, ख़ास तौर पे एग्रीकल्चरल फंडिंग में और एसएमईज़ के अंदर। आई थिंक दैट वुड बी वन वे के जो बैंक्स कर सकते हैं। दूसरा मैं समझता हूँ कि जी जहाँ तक फॉर्मल सेक्टर का ताल्लुक है तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है विद आइदर दी सेमी फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर, उसके साथ तो बिल्कुल होती ही नहीं है। तो अंडर इन्वॉइसिंग होती है, जिस पे कुछ कदम उठाए गए हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, जो फेसलेस असेसमेंट्स वगैरह हो रहे हैं। ये जो अफ़गानिस्तान ट्रांजिट ट्रेड की जो मिसयूज़ होती है, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। एक टायर मैन्युफैक्चरर ने चाइनीज़ कोलैबोरेशन के साथ एक प्लांट लगाया है। उनको बहुत आसानी होती है अमेरिका एक्सपोर्ट करने की, लेकिन पाकिस्तान में वो टायर जो बनाते हैं वो नहीं बेच सकते, बिकॉज़ यहाँ पे अफ़गान ट्रांजिट ट्रीटी जो मिसयूज़ हो रही है उनके नाम पर लाए जाते हैं टायर, जो कि वापस पाकिस्तान आके विदाउट एनी ड्यूटी बिक रहे होते हैं। तो ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड करने की ज़रूरत है। नहीं शादी भाई, देखें साइंस ऑफ रिकवरी तो हैं। हम इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देखते हैं, 2-3 माह से ऑयल की सेल्स बढ़ रही हैं, बाइक की सेल बढ़ रही हैं, पावर कंजम्पशन बढ़ रही है, कुछ क्रेडिट ग्रोथ भी बढ़ रही है, ट्रैक्टर्स की सेल बढ़ रही हैं। मगर आई थिंक चैलेंज हुकूमत के लिए यही है कि पिछले जो 10 साल के बूम एंड बर्स्ट से लेसन सीखे, और अभी ये जो बात हो रही है, ठीक है कंस्ट्रक्शन लो कॉस्ट कंस्ट्रक्शन रिलेटेड है तो ठीक है। अब हमने कहा कि CGT है प्रॉपर्टी पे, बट CGT जो है वो ऑफिशियल प्राइस पे है। डिफेंस 8 में 2 महीने में 10 करोड़ की चीज़ 14 करोड़ की हो गई, तो वो 4 करोड़ पे टैक्स नहीं है, ठीक है। प्लस जिस तरह अली टब्बा ने बिल्कुल सही कहा कि वो जो 10 करोड़ का जो प्लॉट है ना वो है 4 करोड़ का। तो इसका मतलब है कि ऐसी चीज़ें जो प्रमोट करें इनफॉर्मल ट्रेड को। एक और भी सेक्टर है जो आपने कवर नहीं किया, जिसमें ये पैसा कैश पैसा ये चला गया जो अनप्रोडक्टिव है। मिफ्ता साहब को तो आपको पता ही होगा, उन्होंने सारे लेक्चर दे के अनप्रोडक्टिव पे जो प्लॉट पे चीज़ें की थी, अब बज़ाहिर लग रहा है कि शायद उसमें तब्दीली आ रही है। जो 5-10% बहुत सारी गाड़ियों पर ब्लैक का ऑन हो गया है, वो भी अनप्रोडक्टिव यूज़ है। तो हमने सबक सीखा है, जो चेयरमैन साहब भी कह रहे थे, मगर उस सबक में कुछ चीज़ें हमने, जैसे गाड़ियों या प्रॉपर्टी, वो सबक हम भुला रहे हैं कि ये गाड़ियों में जो पैसा है वो कैसे जा रहा है। अगर इस तरह जाने लगा या प्रॉपर्टी में जाने लगा तो फिर मेरे ख्याल में जो हमारा वो ख्वाब है इंक्लूसिव ग्रोथ का, लोकल प्रोडक्टिविटी लेड ग्रोथ का या एक्सपोर्ट ग्रोथ का, शायद वो पूरा ना हो पाए। जी रघुवीर साहब, मैं फाइनल कमेंट आपसे चाहूँगा। एक तो रोड मैप और क्लैरिटी की बात हो रही थी, सारे पैनलिस्ट की राय भी आपने सुनी है, और फिर पैसा तो ज़ाहिर मार्केट में होगा, मगर नॉन प्रोडक्टिव सेक्टर्स में ना चला जाए जो आइडेंटिफाई किए गए।
सर ये देखें, जो पूरी बहस हुई है उसमें बहुत इम्पोर्टेंट जो बातें हैं उनमें से एक ये भी है जो जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। लेकिन आप इस लिहाज से देखिए कि ये जो रोड मैप है ना, ये गवर्नमेंट ने कोई एक दिन आके ईजाद नहीं करना या देना नहीं है। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने बहुत सी तजावीज़ दी हैं, मल्टी ईयर दी हैं, हम इनके साथ इस दफ़ा बैठ रहे। होता जनरली ये था कि हम जनवरी की बजाय हम जाके मई जून में इनके साथ बैठते थे। इस दफ़ा हमने 7 फरवरी से पहले तमाम चेंबर से, बिजनेस काउंसिल से सबसे तजावीज़ ली हैं। उसमें कुछ मल्टी ईयर तजावीज़ हैं, वो कुछ सिंगल ईयर हैं। इसके ऊपर आप अगले 1-2 महीने एनालिटिकल वर्क होगा और इंशाअल्लाह फाइनेंस मिनिस्टर साहब का वादा है और उनकी लीडरशिप में हमारी टीम का भी और फाइनेंस डिवीजन का भी कि हम इंशाअल्लाह इस दफ़ा ये सारा इंटरेक्शन बहुत पहले कर लेंगे और इसको आगे लेके जाएंगे। जो लार्जर पिक्चर है उसमें आप देखें गवर्नमेंट ने इवेंचुअली बहुत सारे कामों से निकलना है, जिसकी तरफ तब्बा साहब इशारा करें, एनर्जी कास्ट का। लेकिन एनर्जी कास्ट में भी बहुत काम हो रहा है। तब्बा साहब के तो शायद नॉलेज में भी होगा कि जो बहुत सा काम हुआ है, मेरा ख्याल है उस पर भी कुछ अच्छी खबरें आएंगी एज टाइम पासेज और जब वो चीज़ें कंक्लूड होती हैं। लेकिन आप देखिए एक सरकार को क्या करना चाहिए जो प्राइवेट सेक्टर नहीं कर सकता। ट्रेनिंग प्राइवेट सेक्टर नहीं करेगा, उसकी वजह कि वो एक बंदे को ट्रेन करता है तो वो दूसरे के पास चला जाता है, तो उसकी कास्ट गवर्नमेंट को बेयर करनी चाहिए। कोऑर्डिनेशन प्राइवेट सेक्टर नहीं कर सकता। कोऑर्डिनेट करने के लिए जो कुछ करना है वो गवर्नमेंट को उसकी कास्ट बर्दाश्त करनी चाहिए। इनोवेशन में अंडर इन्वेस्टमेंट करता है प्राइवेट सेक्टर, तो इनोवेशन की जहां जहां कास्ट है वो हमें बर्दाश्त करनी चाहिए सरकार को। लेकिन इसके बियॉन्ड कुछ प्राइवेट सेक्टर ने भी करना है। आप देखिए ना, जितने बिजनेस हाउसेज हैं उसमें अभी तक मैनेजमेंट और शेयर होल्डर के दरमियान जो फर्क होता है पूरी दुनिया में वही नहीं क्रिएट हुआ। वही शेयर होल्डर है, एक फैमिली है, वाला साहब थे, 4 बच्चे हुए, चारों को सीईओ लगा दिया। भाई ये कैसे हो सकता है कि सीईओ का बेटा बहुत अच्छा सीईओ होगा, मार्केट में बहुत अच्छा सीईओ मिल जाना चाहिए ना। तो आपने वो किया क्या है कि आपने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, लाइसेंसेस, कंसेशन लेके आपने फैमिली रन फार्म्स में कन्वर्ट कर दिया उनको। सो दीज आर नॉट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इन ट्रू सेंस। ये जो फ्यूडल फार्म की टेक्नोलॉजी थी उसको हम इंडस्ट्री में ले आए हैं। तो कुछ इंट्रास्पेक्शन बिजनेस साइड पे भी होनी है। आप 100 लार्ज बिजनेस हाउसेस देखिए और उसमें देखिए कहां पे मैनेजमेंट प्रोफेशनल और कहां पे नहीं है। बहुत बहुत काबिल लोग हैं, फैमिलीज में भी होते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि ऑप्टिमल मैनेजमेंट फैमिली के अंदर से मिले। तो इस तरफ भी थोड़ा सा तवज्जो देनी। बैंक्स जो हैं वो रिस्क वाला काम नहीं करते, अभी आपको पता है। वो भी अगेन वही है कि जी गवर्नमेंट को लोन दे दो। सो ये प्राइवेट सेक्टर में भी एटीट्यूड की तब्दीली आनी है, एंटरप्रेन्योर, वरना हम एक्सपोर्ट लेड नहीं हो सकेंगे। वो जो ख्वाब हम देख सकते हैं वो नहीं देख सकेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट अपने दोस्तों से भी है और बिजनेस कम्युनिटी से भी है और हमारी साइड पे इंशाल्लाह पूरी गवर्नमेंट इस पे तावन करेगी और हम ये इंशाल्लाह इस रोड मैप की तरफ भी जाएंगे। साहब, जो सुहेल साहब ने 2 सवाल उठाए हैं, एक तो गाड़ियों के हवाले से जो ओन मनी शुरू हो गया है, इसके अलावा जो प्रॉपर्टी के हवाले से जो अप्रिसिएशन हो गई इस पर, और ये जो पैसे पार्क होते हैं, इस हवाले से क्या कहिएगा? सर देखिए ना क्या हुआ है, आप पहले लोगों ने बैंकों में पैसे रखे हुए थे, पॉलिसी रेट हाई था। अब जब वहां पे रिटर्न कम हुआ है तो जो बहुत सारी फैमिलीज हैं जिनके पास जिन्हें ये लगता है कि उन्हें कुछ रिटर्न आना चाहिए और उनके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही उनको। पहले स्टॉक एक्सचेंज में पैसे गए, आपके इल्म में है स्टॉक एक्सचेंज का मैसिवली आपके बड़े हैं स्टॉक के रेट, विच इज गुड। वो मार्केट कैपिटलाइजेशन हो रही है, वो नतीजतन किसी जगह पे जाके किसी बिजनेस या एंटरप्रेन्योरशिप में यूज होंगे, लेकिन वो भी आप कुछ लिमिट के पास आने शुरू हो गए। अब जो अगली अपॉर्चुनिटीज हमने क्रिएट करनी है और वो हमारी बिजनेस लीडर्स ने क्रिएट करनी है कि जहां पे लोग आके इन्वेस्ट करें। तो अब वो वही सट्टे वाला छोटा सा काम शुरू हो गया कि जी गाड़ी ले ली और गाड़ी थोड़ी कुछ दिनों के बाद यही फाइनेंस मिनिस्टर कहते थे कि ये जो सट्टा की जगह पर इस पे पैसे नहीं जाने देंगे। अब ये नहीं होगा जो मार्केट में माजी में होता है, कोई डॉलर में चले गए, प्रॉपर्टी में चले गए। अगर यही होना शुरू हो गया है तो फिर तो मकसद ही फौत हो गया स्टेबिलिटी का। यस एंड नो। देखिए मतलब हमारे लोगों का ना एक कल्चरल प्रेफरेंस है कुछ चीज़ों के लिए। आपके इल्म में है कि लोग प्लाट में, घर में, इसमें इन्वेस्ट करके ना सेफ फील करते हैं। उसकी वजह है कि हमने बाकी जो इन्वेस्टमेंट की ऑप्शंस हैं उनको उतना आसान नहीं बनाया और उसमें कुछ गवर्नमेंट का है, कुछ मतलब है प्राइवेट सेक्टर का भी है। तब बस आप इस पर ज़्यादा रोशनी डाल सकते हैं। आप तब साहब से पूछे ना कितने बिजनेस हाउसेज हैं व्हिच आर प्रोफेशनली रन। जी सुहेल साहब कुछ कह रहे हैं? मैं कहा ना सिर्फ वो अनप्रोडक्टिव है बट टैक्स फ्री है। तो टैक्सेशन अथॉरिटी देखेगी ना कि ये कैसे हो गया कि 2 महीने में 10 करोड़ का लिया, 14 का बेचा,
ये टैक्सेबल नहीं है। गाड़ी का 1 करोड़ की गाड़ी ली, टैक्स फ्री नहीं है, टैक्स फ्री नहीं है। कैसे है आपका? तो एफबीआर का तो वैल्यूएशन पे तो टैक्स गेन हुआ ही नहीं ना। अब वो कह रहे जो वैल्यूएशन पे तो गेन हुआ ही नहीं ना, वैल्यूएशन तो वहीं रही, चंद महीनों में 10 करोड़ की चीज 14 करोड़ की होगी, गाड़ियों में भी हो रहा है। की बात कर रहे हैं, दोनों की बात कर रहे हैं, दोनों की बात कर रहे हैं। सर ये बात दुरुस्त है, ये एक लूप होल बिल्कुल गाड़ियों में, क्योंकि उसका जो कीमत उसकी सरकारी मुकर्रर है और वो अनडॉक्यूमेंटेड रहता है। लेकिन प्लाट जब आप फार्मली बेचते हैं और वो महंगा हो जाता है, 4 करोड़ का प्लाट 8 करोड़ का हो जाता है, तो वो तो आपको कैपिटल गेन टैक्स में आना पड़ता है। अनऑफिशियल हो गया ना सर, क्योंकि एफबीआर की इतनी तेजी से अप्रेज नहीं हुई है वैल्यूज, और उसने अगर 4 से 8 करोड़ का किया तो कहीं कैश में किया, कहीं उसमें किया, तो फिर अच्छा हाँ, वो वैल्यूएशन टेबल के इशू की मैं समझ गया आपके। आप कह रहे हैं वैल्यूएशन टेबल, आपके वैल्यूएशन टेबल के ऊपर आज आरफ भाई की शिकायत ये थी और इनकी टीम की कि वैल्यूएशन टेबल मार्केट से बढ़ गए हैं। हालांकि वैल्यूएशन टेबल अभी भी, पहले अगर वो 0.5x पे थे तो वो 0.75x के ऊपर हैं, और इंशाल्लाह इसको हम मार्केट, आज वैसे एक बहुत अच्छा जो फैसला हुआ और आरफ साहब की उसमें ज़ाहिर इनपुट भी शामिल था, वो ये था कि एफबीआर का ना अपना एक इंसेंटिव होता है टैक्स बढ़ाने के लिए वैल्यूएशन टेबल का। हम ये कह रहे हैं कि ये काम को थर्ड पार्टी कर ले, सिर्फ स्टेट बैंक कर ले, कि ये जो वैल्यूएशन टेबल है ताकि वो बिल्कुल मार्केट के मुताबिक आ जाए। इसके ऊपर अब हम इंशाल्लाह फॉर्मल कैबिनेट का फैसला तो नहीं है, लेकिन जिससे आरफ भाई आपको बताएंगे, इसमें अच्छी डिस्कशन हुई और एक जनरल कंसेंसस जो मुझे नजर आया वो ये था कि इसमें कोई हरज नहीं कि एक थर्ड पार्टी इंडिपेंडेंट बॉडी वैल्यूएशन टेबल को करे। और वैल्यूएशन टेबल, लेकिन इस साल मुझे जो शिकायतें आ रही है ना वो ये है कि इस साल बहुत बढ़ा दिए हैं। अच्छा, अब वो आहिस्ता आहिस्ता, मगर इसमें हुआ ये है कि ये हुआ ये कि पिछले 3 से 4 माह में जैसे जैसे तेजी से इंटरेस्ट रेट्स में भी बहुत तेजी से कमी आई है ना, 22 से 12%, तो पैसा, और स्टॉक मार्केट में भी लोगों ने बहुत ज्यादा गेन किया, तो पैसा डाइवर्ट हुआ है। तो आपको शायद ये 3-4 महीने पहले शिकायत आ गई होगी, बढ़ गए हैं। अब तो प्रॉपर्टी में अचानक बहुत तेज अप्रिसिएशन आई है। वो जो बात करें सुहेल साहब, 10-10 करोड़ की 14 करोड़ की हो गई। वैल्यूएशन तो हमेशा रिवाइज होती रहती है, लेकिन ऐसा नहीं होती 10-10, 15-15 दिन में वैल्यूएशन नहीं होती। और अगर वो जो ट्रांजेक्शन है, अगर जिस प्राइस पे, ये ऐसा नहीं है कि वैल्यूएशन जो है उसी पे टैक्स होता है, वैल्यूएशन और एक्चुअल ट्रांजैक्शन विच एवर इज हायर पे जो है वो टैक्स है। अगर वो फिर बाकी हिस्सा कैश में डील हो जाता है तो वो कैश में डील हो जाता है, उसको तो हम ठीक करने के लिए बातें कर रहे हैं कि भाई आप ऐसा फैसिलिटेट करें कि लोग जो है उनके लिए वो इंसेंटिव ना हो। लेकिन टैक्सेस जो है वो जो अभी आप बात कर रहे थे कैपिटल गेन टैक्स को कम करने की, तो मैंने सपोर्ट किया। मैंने कहा नहीं, जो टैक्स लगा हुआ है 15% इज़ राइट, इसको जो है वो ही रहना चाहिए। पहले जो डिफरेंट स्लैब्स थे, वो डिफरेंट स्लैब को हमने नहीं सपोर्ट किया, हमने कहा कि नहीं, ये टैक्स जो है वो लगना है, लेकिन फिर उसकी रिकॉर्डिंग कम पे होती है। ऐसा नहीं होता जो सुहेल साहब कह रहे हैं कि वो 14 करोड़ पे ट्रांजैक्शन हो टैक्स नहीं लगता। ट्रांजैक्शन जो है वो वैल्यूएशन पे रिकॉर्ड होती है तो उस पर लगेगा, लेकिन अगर ज़्यादा पे अगर रिकॉर्ड होती है वो ट्रांजैक्शन, तो फिर वो टैक्स उस रेट पे लगेगा। बहुत शुक्रिया, मैं तमाम पैनलिस्ट का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। नाज़रीन, आपने देखा कुछ शिकायत नहीं आई, चेयरमैन एफबीआर ने उनको एड्रेस करने की कोशिश की, कुछ मुस्तकबिल के लिए उन्होंने कहा है कि कुछ चीज़ें हैं जो अग्री करते हैं और उनको बेहतर करने की ज़रूरत है। इंडस्ट्री की तरफ से आपने पॉइंट ऑफ व्यू देखा कि कैसे अगर पाकिस्तान की इकॉनमी में बेहतरी आती है, इंटरेस्ट रेट्स नीचे होते हैं, मार्केट में पैसा होता है, तो वो प्रोडक्टिव सेक्टर्स की तरफ जाए। अगर ऑलरेडी डाइवर्ट हो रहा है तो कैसे उसको रोका जाए या फिर कैसे उसको टैक्स रेट में लाया जाए। उम्मीद करते हैं कि इकदाम होंगे और पाकिस्तान वापस उसी साइकिल में नहीं जाएगा जिस साइकिल में बार बार जाके सबने सबक सीखा है। सब तस्लीम करते हैं कि वो गलत था, मगर फिर हम गलतियां दोहराने लग जाते हैं, वो नहीं दोहराई जाएंगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।